अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। दूसरी शादी, वो भी इस उम्र में, शर्म आनी चाहिए। मुझे भी ये बात सुनकर बहुत हैरत हुई थी। पूरा ख़ानदान सनम के बारे में बातें कर रहा था। अभी पहले शोहर को मरे हुए वक़्त ही कितना गुजरा है। मरियम ने मुंह में चिप्स डालते हुए कहा, मैंने सुना है पहले शोहर से इसके बच्चे भी हैं। चूल्हा बंद किया और चाय को कपों में डालकर दोनों कपों को डाइनिंग टेबल पर रख दिया और ख़ुद पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। हाँ हाँ, पहले शोहर से इसके 3 बच्चे भी हैं, मरियम ने ऊंची आवाज़ में बोला, जैसे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाई हो। सनम की बहन भाइयों को भी इस रिश्ते पर बहुत एतराज़ है, पर मजाल है कि सनम को अपने बहन भाइयों की इज़्ज़त का ख्याल हो। तौबा तौबा, ये बताओ वो शादी किससे कर रही है? क्या इसके साबका ससुराल वालों को मालूम है? मशाल ने चाय का सिप लेते हुए तजस्सुस से पूछा। दोपहर का वक़्त था, दोनों इस वक्त किचन में मौजूद थी। मरियम मशाल की खालाजाद बहन थी। गर्मियों की छुट्टियां अभी शुरू हुई थी। मरियम सियालकोट से मशाल के पास लाहौर में छुट्टियां गुजारने आई थी। दोनों हम उम्र थी और हाल ही में ग्रेजुएशन से फारिग हुई थी। इन दोनों की बचपन से पक्की दोस्ती थी और ये हो सकता था कि दोनों की मुलाकात होती और ख़ानदान भर की चुगलियाँ ना करती। मुझे ये तो पता नहीं कि इसके साबका ससुराल वालों को अपनी इस बहू की इस करतूत का पता है कि नहीं, पर क्या? मशाल ने आंखें सुकेड़ के से देखा जो मज़े से चिप्स खा रही थी। पर यह कि जिससे सनम शादी कर रही है वो भी पहले से शादीशुदा है और इसके भी बच्चे हैं। अपना कारोबार इस आदमी का। मरीम ने अपने दोनों बाजू मेज़ पर रखते हुए इसे इतला दी। बेचारी इस आदमी की पहली बीवी। लाजमन ये आंटी सनम इसकी दौलत की वजह से इस आदमी से शादी कर रही होगी। आखिर ज़रूरत ही क्या है शादी करने की, वो भी किसी का घर तबाह करके। जब मैंने इसको 3 साल पहले मामू की शादी पर देखा था तो मैडम अच्छा खासा तैयार होकर आई थी। मुझे तब भी ज़रा अच्छी नहीं लगी थी। मशाल ने मुँह बसूरते हुए कहा। मशाल अम्मी बता रही थी सनम को शुरू से फ़ैशन करने का बहुत शौक़ था। जब इसकी शादी हुई थी तो इसकी सास भी इसके फ़ैशनों से बहुत तंग थी। अब शोहर मर गया तो बेचारी के अरमानों पर पानी फिर गया। दूसरी शादी करेगी तो फिर से फ़ैशन करने का मौका मिल जाएगा। मैं तो सोचती हूँ कि सनम ने इद्दत के दिन कैसे गुजारे होंगे। मरीम ने तंज़िया कहका लगाया। उम्र देखो और हरकतें देखो। मशाल ने भी इसके साथ कहका लगाया। मैं तब से ये सोच रही हूँ, आखिर इस आदमी को क्या ज़रूरत पेश आई होगी कि वो इस बूढ़ी औरत से शादी करने के लिए तैयार हो गया हो। बिस्किट को चाय में डुबोकर मुंह में डाला। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। वैसे अम्मी अब्बू ने साफ इनकार कर दिया कि हम में से कोई इस शादी पर नहीं जाएगा। मरियम ने गहरी सांस ली। वैसे आपस की बात है, क्या वो 3 बच्चों की माँ दोबारा दुल्हन बनेगी? मेरा मतलब है, क्या वो अपनी शादी पर लहंगा पहनेगी? मशाल ने सोचते हुए बोला। बुढ़ी घोड़ी ला लगाम। मरियम की इस बात पर दोनों दोबारा कहकर लगाकर हंसी। यूँ किसी का मजाक नहीं उड़ाते। इस्लाम में दूसरी शादी की इजाज़त है। ना जाने सनम आपी की क्या मजबूरी है जो वो दूसरी शादी कर रही हैं। अमान ने किचन में दाखिल होते हुए कहा। वो बाहर सेन में पौधों को पानी दे रहा था। चूँकि किचन की खिड़की बाहर सेन को खुलती थी, इसने इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। तो तुम हमारी बातें कान लगाकर सुन रहे थे? मरियम ने इसे घूरते हुए कहा। नहीं, वो बिजली बंद थी तो मैं। अब सारी बात बिजली पर डाल दो। एक तो तुम और तुम्हारी नसीहतें। मशाल इसकी बात काट कर बोली, अपने काम से ताल्लुक़ रखा करो। अम्मी ने जो काम कहा था वो करो। मशाल चिढ़कर बोली, चलो कमरे में चलते हैं, वैसे भी बिजली आने वाली है। कोई फिल्म देखते हैं, शाम को कहीं घूमने चलेंगे। मरियम ने निमकों की प्लेट उठाई और किचन से बाहर चली गई। भाई दुकान से आइसक्रीम ले आना। मशाल ने बालों का जुड़ा बनाया और वो भी किचन से निकल गई। अपने कमरे में बेड पर बैठकर लैपटॉप सामने रखकर वो पिछले 1 घंटे से स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठी थी। उंगलियां तेज़ी से टच पैड पर फिर रही थी। एसी फुल स्पीड से चल रहा था। प्रिंटेड प्लाजो के साथ मिकी माउस वाली टी शर्ट पहनी हुई थी। बालों की हाई पोनी बनाई हुई थी। चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे। स्क्रीन पर मुख्तलिफ डिज़ाइंस की वेबसाइट्स खुली हुई थी। वो एक एक सूट को गौर से देख रही थी। इसे पार्टी के लिए ऐसा ड्रेस चाहिए था जो किसी और के पास ना हो। पिछले माह ख़ानदान में फंक्शन था। इसने अपने लिए स्पेशल अनारकली फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पजामा सिलवाया था जिसके बॉर्डर पर चांदी की तार का काम हुआ था। इसे सबसे मुनफरिद नजर आना था। पार्टी के लिए खास पार्लर से तैयार होकर हाल में पहुंची। इसकी अना को सख्त ठेस पहुंची जब इसकी नज़र अपनी कज़न पर पड़ी जिसने इससे मिलता जुलता सूट पहना हुआ था। तकरीबन 15 मिनट बाद ही वो इस फंक्शन से वापस आ गई। अपने कमरे में आकर वो सूट उतार कर फेंक दिया। इस जैसा या इससे बेहतर कोई नज़र आए, ये बात इसकी शान के ख़िलाफ़ थी।
हद होती है, मजाल है जो कोई एक भी सूट का डिज़ाइन अच्छा हो। ऐसा लगता है कि डिज़ाइनर ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सूट को डिज़ाइन किया हो, अपने मुंह में बड़बड़ाई, गोद में रखा भालू फर्श पर फेंक दिया। अरे इतना गुस्सा किस बात का है? दरवाज़ा खोला, आंटी फरहत कमरे में दाखिल हुई। कब से इसे अपने लिए एक अच्छा सा ड्रेस ढूंढ रही हूँ। एक तो सारे कपड़ों के डिज़ाइन एक जैसे लगते हैं, लगता है किसी एक ही डिज़ाइनर के बनाए हुए हैं। निगाहें अब भी लैपटॉप पर थी। ओहो! तो ये मसला है, एक तो तुम को भी हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, चीज़ों को इतनी बारीक बीनी से ना देखा करो वरना हर चीज़ में तुम्हें नुक्स ही नज़र आएंगे। चाय का कप इसे दिया और ख़ुद बेड पर इसके पास बैठ गई। मैं सिर्फ चीज़ों को ही नहीं बल्कि इंसानों को भी इस निगाह से देखती हूँ। चाय का टुकड़ा, चाय का कप पकड़कर स्पार लहजे में बोली, अच्छा ये बताओ अब तक क्या पसंद किया है? वो अपनी बेटी से बहस के मूड में नहीं थी। नीलम बता रही थी इस बार तुम साड़ी पहनोगी। एक तो आप ही के पेट में कोई बात नहीं रहती। खैर इस बार मुझे साड़ी पहननी है, वैसी साड़ी जो मायरा खान के लक्स स्टाइल अवार्ड में पहनी थी। फिर देखना कैसे पूरा ख़ानदान मेरे आगे पीछे फिरता है और मेरी कॉपी करता है। अपने शाने चाहकर वो फ़खरिया बोली, मेरी बेटी वैसे भी इतनी प्यारी है, हर कोई तारीफ़ ही करता है। फरहत आंटी ने चाय का कप लिया और अपनी बेटी पर नज़र डाली। वो अपने लैपटॉप पर मसरूफ़ थी। कुछ देर बाद बोली, वो तुम्हारे अब्बू बता रहे थे कि तुम्हारी फूफो ने फिर अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। अच्छे से जानती थी कि रिश्ते की बात सुनकर फिर से मूड ऑफ हो जाएगा। एक तो मैं इस औरत से बहुत तंग हूँ कि अपने नमूने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगती है। लैपटॉप वो ज़ोर से बंद किया। इसने अपनी औकात और शक्ल देखी और इनका घर अल्लाह माफ़ ही दे, इतनी तंग गलियाँ, मेरा तो वहाँ जाकर दम घुटता है। दोबारा मेरे सामने इस रिश्ते का जिक्र नहीं करना। चाय का खाली कप ट्रे में पटक दिया। मुझे तो खुद ये रिश्ता नहीं पसंद, बस तुम्हारे अब्बू को अपनी बहन की मोहब्बत मारी है। मैं तुम्हारा रिश्ता किसी बड़े घर में करूँगी, तुम अपना मूड ऑफ मत करो। उन्होंने अपनी बेटी का मूड बदलने की कोशिश की। ये बताओ, 2 फंक्शन आ रहे हैं, एक फंक्शन के लिए तुमने साड़ी सेलेक्ट की है तो दूसरे फंक्शन पर क्या पहनोगी? वही तो देख रही हूँ, आपने सारा मूड ख़राब कर दिया है। अब आप जाएँ, मुझे आराम करना है, कल मुझे कॉलेज भी जाना है। बेड से उठकर खड़ी हुई, अपना तौलिया लिया और वॉशरूम में घुस गई। आंटी फरहत ने चाय का कप डिश में रखा। अपनी बेटी के मज़ाज से वो अच्छी तरह वाकिफ़ थी। जब उन्होंने किसी एक बात पर इसकी सुई अटक जाए तो कोई इसके फ़ैसले को तब्दील नहीं कर सकता। अपनी ज़िद के बचपन से पक्की थी। फ़ोन की बेल बजी तो वो अपनी बेटी के कमरे से बाहर आ गई। वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, नाइट सूट पहने बाहर आई, अपना तौलिया कुर्सी की पुश पर डाला और ख़ुद सिंगार मेज़ के सामने खड़ी होगी। मेज़ से अपना हेयर ड्रायर उठाया, स्विच ऑन किया और अपने बाल खुश करने लगी। लंबे काले बाल इसके शानों पर उड़ने लगे। सफ़ेद रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ, ऐसे तो नहीं इसे अपनी खूबसूरती पर इतना गरूर था। कॉलेज का हर दूसरा लड़का इससे दोस्ती करना चाहता था। अभी बाल खुश ही किए थे कि मोबाइल पर मैसेज आया। हेयर ड्रायर मेज़ पर रखा और मोबाइल उठाकर मैसेज चेक किया। सुबह से नुमान के 8 मैसेज आ चुके थे। प्लीज़ कोई जवाब तो दे दो, तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरस गया हूँ। मोबाइल को दोबारा सिंगार मेज़ पर पटक दिए हूँ। लोफर, एक बार हंसकर बात क्या कर ली, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगा है। तंजिया मुस्कुराई। दरवाजे पर दस्तक हुई, फिर दरवाज़ा खोला। किरण कॉफ़ी का कप लेकर अंदर दाखिल हुई। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि जब तक मैं ना कहूँ अंदर मत आया करो। बाजी जी सब शादी पर जा रहे हैं, मुझे डर लग रहा था। वो कॉफ़ी का कप लेकर इधर दरवाजे पर रुक गई। इसे समरीन के गुस्से से सख्त डर लगता था। एक तो तुम और तुम्हारे बहाने कप इधर मेज़ पर रखो और शक्ल गुम करो। अपनी गुस्से से नाक सुर्ख हो गई। मुझे अकेले में डर लगता है। क्या आज रात आपके पास सो जाऊं? कॉफ़ी का कप मेज़ पर रखकर किरण ने मासूम सा चेहरा बनाकर पूछा, क्यों? मैं तुम्हारी मम्मा हूँ क्या जो तुम्हें लोरी सुनाऊंगी? जाओ यहाँ से। एक हाथ कमर पर रखे और दूसरे हाथ से बाहर जाने की तरफ इशारा किया। बेचारी किरण खामोशी से कमरे से निकल गई। नखरे देखो मैडम की, आने दो, मामा को शिकायत लगाती हैं, उन्होंने ही इसे सर पर चढ़ाया हुआ है। दरवाजे को लॉक लगाया, मेज़ से अपनी कॉफ़ी ली और बेड पर आकर बैठ गई। अपनी बेस्ट फ्रेंड को वीडियो कॉल मिलाई। हेलो प्रिंसेस, कैसी हो? आज कॉलेज क्यों नहीं आई? कल पार्टी पर तो आ रही हो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बस मूड नहीं था इसलिए कॉलेज नहीं आई। मोबाइल को अपने सामने सेट किया, कॉफ़ी का सिप लिया और अपने हाथों के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाने लगी। आज भी नुमान मिला था, तुम्हारा पूछ रहा था, यार इस बेचारे पर ज़रा तरस खाओ, कब से तुम्हारे पीछे पड़ा है, एक बार बात ही कर लो। अच्छा खासा तो है, बड़े देखे हैं, जैसे मेरा स्टैंडर्ड इतना नहीं गिरा हुआ कि अब इन जैसों को मुंह लगाऊं। इंसानों को दूसरे से स्टेटस देखकर दोस्ती करनी चाहिए। अपनी भुनवें स्केट कर मोबाइल की तरफ देखा, इसमें दूसरों का क्या कसूर? तुम मेरी दोस्त है ही इतनी खूबसूरत, जिस पर एक निगाह डाल दो वो तुम्हारा दीवाना हो जाता है और जिससे बात करके मुस्कुराकर बात कर लो
इसे रात नींद ही नहीं आती। सिद्रा ने इसे एक स्माइली इमोजी भेजी। इंसान की असल पहचान इसकी खूबसूरती होती है। अपनी तारीफ सुनने से हमेशा अच्छा लगता था। नेल पॉलिश को बंद करके साइड टेबल पर रखा। दुनिया में कितने ही फूलों की किस्में हैं, पर याद रखना तारीफ हमेशा गुलाब के फूल की होती है। अपने हाथ के नाखून पर फूंक मारी। बात तो तुम्हारी ठीक है, अब कल पार्टी पर मुलाकात होगी। सिद्रा ने कॉल बंद कर दी। इधर समरीन ने उठकर कमरे की लाइट ऑफ कर दी, टेबल लैंप ऑन किया। अपने आप को शीशे में देखा। इस वक्त नाइट ड्रेस में मलबूस थी, जिस पर मुख्तलिफ डिज्नी प्रिंसेस के कार्टून बने हुए थे। अपने मोबाइल से अपनी एक सेल्फी ली और अपने बेड पर आकर लेट गई। फेसबुक पर अपनी तस्वीर अपलोड कर रही थी जब एक मैसेज आया। मैसेज को पढ़कर पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। चंद दिनों से ये मैसेज आ रहे थे। वो अच्छे से जानती थी ये सब पोस्ट कौन भेज रहा है। हाल ही में इसका कॉलेज में एडमिशन हुआ था। समरीन ने इसे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था। कल एक फ्रेंड की बर्थडे थी, वो जानती थी वो ज़रूर आएगी। इतनी जल्दी वो किसी को घास नहीं डाल देती। लोग इसके आगे पीछे फिरे, इससे ये अच्छा लगता था। आज काफ़ी दिनों बाद मौसम बहुत अच्छा था। दोपहर से ठंडी हवाएं चल रही थी। आज काफ़ी दिनों बाद गर्मी का जोर कुछ कम हुआ था। अपने कमरे में कुर्सी पर बैठकर खिड़की से बाहर देख रही थी। पिछले 3 हफ्तों से इसकी अपने घर वालों से जंग चल रही थी। इसे आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था और घर वालों ने इसकी शादी का फैसला किया था। दरवाज़ा खुला और इसका छोटा भाई कमरे में दाखिल हुआ और आते ही बेड पर छलांग लगा कर लेट गया। अपनी बहन पर निगाह डाली जो बुत बनी बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। लगता है बारिश होने वाली है। तकिए के ऊपर सर रखकर मज़े से लेट गया। लगता है कि गर्ज चमक के साथ बारिश होगी। ऐसा करो पकोड़े बना दो, पता नहीं कब तुम्हारे हाथ के पकोड़े फिर खाने को मिलेंगे। क्यों, क्या तुम कहीं जा रहे हो? बिना मुड़े चिढ़कर जवाब दिया, हाँ जा तो रहा हूँ, पर तुम्हारी शादी के बाद अब्बा और अम्मी मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। लंदन जा रहा हूँ मैं, बस मैट्रिक के पेपर दे दूँ। अपने बालों में हाथ फेरा। मुझे यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेने दे रहे और अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तुमको नहीं लगता ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? अपने चेहरे पर बालों की लट को कान के पीछे किया। अब तुम्हारी शादी तो कर रहे हैं, क्या मैं भी कहूँ मेरी शादी नहीं हो रही? हमाद ने नाक से मक्खी उड़ाई। इतना दिल कर रहा है तो कर लो शादी, किसने रोका है? सादा सी क्रीम रंग की शलवार कमीज़ में मलबूस मशाल का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। सिर्फ 2 साल की बात है, फिर कर देना मेरी शादी। अब की बार इसके आंसू बहने लगे। इनकी नोक-झोंक हमेशा चलती रहती थी, पर इस दफ़ा हमाद को अपनी बहन पर तरस आ रहा था। वो शुरू से पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पर अब्बा के आगे किसकी चलती थी? जो एक बार कह दिया वो हुर्फ़े आखिर हो गया। यार आपी, वो लोग बहुत अच्छे हैं, अब्बा किसी सूरत रिश्ता हाथ से नहीं जाने देंगे। तकिए को गोद में रखकर बेड से नीचे टांगे लटका कर बैठ गया। तुम शादी के बाद पढ़ लेना, इन्हें लोगों को कोई इतराज़ नहीं है। ये सब शादी से पहले की बातें होती हैं, बाद में सबको काम वाली बहू अच्छी लगती है। मुझे नहीं करनी ये शादी। अल्लाह करे इसका एक्सीडेंट हो जाए, मेरी जान छूट जाए। अपने दोनों हाथों को आपस में मसला। तौबा करो, इस बेचारे को क्यों बददुआ दे रही हो तुम? अल्लाह पर भरोसा रखो, हो सकता है कि सब बहुत अच्छा हो जाए। हमाद अपनी जगह पर खड़ा हुआ और अपने बालों पर हाथ फेरा। तुम बाबा से बात करो, शायद तुम्हारी बात मान जाए। आजकल तुम बाबा के साथ इतना फिरते रहते हो। अपने गालों पर आए आंसू को अपने दुपट्टे से साफ किया और उम्मीद भरी नज़रों से अपने सामने खड़े छोटे भाई को देखा, जो उम्र में इससे छोटा था पर कद में इससे काफ़ी लंबा था। मैं तुमको बताना भूल गया कि कल वो लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। अम्मी भी यही बात कर रही थी। अब तुम भी अच्छा मूड कर लो, क्योंकि तुम्हारी इस हालत से किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। दरवाजे के पास खड़ा होकर इसे बताने लगा, तुम बस अब अल्लाह से दुआ करो कि तुम्हारे हक़ में बेहतर फ़ैसला करे। हमाद फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गया। मशाल के सर पर जैसे बम फूट गया। वो अपने बेड पर आकर पेट के बल लेट कर रोने लगी। क्या ख्वाब देखा था? लाहौर की यूनिवर्सिटी से मास्टर करने के बाद किसी अच्छी जगह पर जॉब करेगी और बाद में स्कॉलरशिप पर बाहर पढ़ने जाएगी। पर इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। लगता है आज किसी को मारने का इरादा है, कसम से नज़र नहीं हट रही। सिद्रा ने अपने सामने खड़ी लड़की पर नज़र डाली। आज सिद्रा की सालगिरह का फंक्शन था। इसकी सारी फ्रेंड्स वहाँ मौजूद थी। सालगिरह होटल में बुक थी। इसकी बेस्ट फ्रेंड समरीन ना आती है नामुमकिन था। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो, समरीन ने अपनी लिपस्टिक को फाइनल टच देते हुए कहा। आज पार्टी पर तुमसे किसी की नज़र हटेगी तो कोई मुझे देखिएगा। अब तुमसे मुझे सच में जलन हो रही है। गोल्डन सूट में मलबूस सिद्रा ने ऊपर से नीचे तक अपनी दोस्त को देखा, लाल रंग की साड़ी में। आज तो वाकई सबके होश उड़ा रही थी। बालों को खुला छोड़ा हुआ था, पेंसिल हील के साथ वाकई बहुत हसीन लग रही थी। वो फ़हद एक तरफ ही देख रहा है, कहीं इसका हार्ट फेल ना हो जाए। सिद्रा ने समरीन के कान में सरगोशी की। दोनों इस वक्त टेबल के पास करती जहां एक मीनार जितना बड़ा केक पड़ा हुआ था। सिद्रा और समरीन स्कूल के वक्त की अच्छी दोस्तें थी। कॉलेज में उन्होंने एक साथ एडमिशन लिया था। दोनों के वालिदैन की आपस में अच्छी दोस्ती थी। समरीन अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे कॉलेज में मशहूर थी। हाल ही में फ़हद ने इनके कॉलेज में एडमिशन लिया था। इनके फादर का शुमार बड़े
महीनों में होता था। कॉलेज की बहुत सी लड़कियां इससे दोस्ती के चक्कर में थी, पर जब से समरीन और फ़हद की दोस्ती हुई थी, बहुत से लड़के इनकी दोस्ती से जेलस थे। हाय कैसी हो? फ़हद ने फूलों का एक बुके सिदरा को दिया। नज़रें इसकी साड़ी वाली लड़की पर थीं। समरीन ने भी एक अदा से नज़रें फेर लीं। थैंक्स पार्टी पर आने के लिए, सिदरा ने मुस्कुराकर कहा। वो वापस अपनी दोस्तों के पास चला गया। होटल में हल्की आवाज़ में म्यूज़िक चल रहा था। यार कितना हैंडसम लग रहा है, काश वो मुझे देख रहा होता। हाय। सिदरा अब इसकी पुश्त की तरफ देख रही थी। पहले केक काट लें, बाद में नज़रें लड़ा लेना, अब इतना भी ख़ास नहीं। अपनी सहेली का हाथ पकड़कर इसे मेज़ की तरफ ले गई। एक निगाह इसने भी फ़हद पर डाली। बालों को जेल लगाकर पीछे की तरफ सेट किया हुआ था। ब्लैक रंग की पेंट कोट में वो वाकई किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। सिदरा ने अपना केक काटा तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। अचानक म्यूज़िक बदल गया, सब इसे बर्थडे विश करने लगे। स्टेज पर एक सिंगर आया और गाना शुरू कर दिया। समरीन सिदरा की अपनी मोबाइल से फ़ोटो क्लिक कर रही थी जब बेध्यानी से इसका पैर फिसल गया। इससे पहले कि वो अपने आप को संभालती, फ़हद ने इसके कंधे से पकड़ लिया और इसे सहारा देकर सीधा किया। बहुत से लोगों ने ये मंजर देखा, कुछ ने फ़ौरन सीटी बजाई और कुछ बस घूरते रह गए। थैंक्स। समरीन ने आसपास नज़र दौड़ाई। तुम ठीक हो? फ़हद की नज़रें अब भी इस पर जमी हुई थी। इसका हाथ इसके हाथ में था। इधर कुर्सी पर बैठ जाओ। समरीन पास मौजूद कुर्सी पर बैठ गई। फ़हद ने वेटर को इशारा किया जो जूस का गिलास मेज़ पर रखकर चला गया। वो भी पास वाली कुर्सी पर टांग रखकर बैठ गया। समरीन ने जूस का एक सिप लिया और गिलास मेज़ पर रख दिया। सिदरा पर नज़र पड़ी, वो कुछ दोस्तों के साथ बिजी थी। अगर बोर हो रही हो तो कहीं और चलते हैं, मेरी तरफ से डिनर। समरीन ने एक नज़र अपने सामने बैठे हुए शख्स पर डाली और वो इसको देख रहा था। लंबा कद, चौड़ा सीना, माथे पर कुछ बाल फैले हुए थे। इसकी परफ्यूम की खुशबू से समरीन की हालत। पर बोर हो रही हो तो कहीं और चलते हैं, मेरी तरफ से डिनर। समरीन ने एक नज़र अपने सामने बैठे हुए शख्स पर डाली। वो इसको देख रहा था। लंबा कद, चौड़ा सीना, माथे पर कुछ बाल फैले हुए थे। इसके परफ्यूम की खुशबू से समरीन की अजीब सी हालत हो रही थी। अगर वो हॉलीवुड में होता तो यकीनन एक हीरो होता। वो भी ये मौका हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। सिदरा नाराज़ हो जाएगी। माँ मुश्किल इतना कह पाई। अपना चेहरे पर आए बालों को अपने कान के पीछे किए। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ। एंजॉय द पार्टी। लाल साड़ी वाली लड़की इसके दिल को भा गई थी। वो फ़ौरन वहाँ से चला गया। समरीन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। इसे पर्स से शीशा निकाल कर अपने आप को देखा। इस जैसा खूबसूरत इस पार्टी में और वाकई कोई ना था। बहुत से लड़के अब भी इसे हसरत से देख रहे थे। क्या इसने तुम्हें डेट के लिए पूछा है? सिदरा अपना फ्रॉक संभालते इसके पास आकर बैठ गई। हाँ ऐसा ही कुछ। इस अपने कंधे को चाकर बोली। तो तुमने इससे क्या कहा? प्लीज़ अब इसे इंतज़ार मत करवाना। वो इसके लिए वाकई खुश थी। आज रात डिनर पर जा रही हूँ, बस तुम्हारी ये पार्टी ख़त्म हो जाए। गहरी सांस ली। वो हीरो तुमसे क्या कह रहा था? बिनिश भी इसकी क्लास में पढ़ती थी। वैसे तो वो क्लास की टॉपर थी पर ज़्यादा खूबसूरत ना थी। वो समरीन से पूछ रही थी। क्यों? क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जो तुम्हें मसला हो रहा है? वो मुझसे क्या कह रहा था? शक्ल देखी अपनी आईने में। समरीन ने हंसकर तंज किया। बिनिश इसी ही वक्त वहाँ से चली गई। सिदरा को भी समरीन की ये हरकत ज़रा पसंद ना आई थी। तो वो इसकी बेस्ट फ्रेंड पर वो जानती थी कि समरीन बहुत खुद पसंद है, अपने आगे किसी के तारीफ पसंद नहीं करती थी। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं आपकी दोस्त को अपने साथ ले जाऊं? फ़हद अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डालकर इनके पास खड़ा था। हाँ क्यों नहीं, सिदरा फट से बोली। अपनी जगह पर खड़ी हो गई। समरीन भी अपनी जगह पर खड़ी हुई। फ़हद को मुस्कुरा कर देखा। दोनों डिनर के लिए निकल पड़े। सिदरा भी अपनी पार्टी में बिजी होगी। इसे बिनिश से माफ़ी भी मांगनी थी। गरम गरम तेल में आलू की चिप्स फ्राई हो रही थी। दूसरे चूल्हे पर सॉस पैन में चाय को उबाल आया ही था कि फ़ौरन चूल्हा बंद कर दिया और गरम गरम चाय को पास पड़े कपों में डाला गया। दोनों चाय के कपों को डिश में रखा। साथ में गरम कढ़ाई से चिप्स को निकालकर पेट में डाला और वो चूल्हा भी बंद कर दिया। चलें कमरे में, गर्मा गर्म चाय के साथ चिप्स तैयार है। मशाले मुस्कुराकर मरीम से पूछा। हाँ मैं ज़रा फ्रिज से केचप ले लूँ? मरीम ने फ्रिज से केचप लिया। दोनों ऊपर कमरे में आ गई। मेज़ पर डिश रखी और दोनों कुर्सी पर बैठ गई। अब तो खुश होना शादी से। मरीम ने मज़े से चिप्स मुंह में डाला। सच पूछो तो हाँ अब कुछ रिलैक्स हुई हूँ। पापा बता रहे थे वो लाहौर में अपना घर बना रहे हैं, शायद मुझे पढ़ने की इजाज़त मिल जाए। मिशाल ने नीली रंग की शलवार के साथ सफ़ेद रंग की कमीज़ ज़ेबतन की हुई थी। बालों की 2 चुटियाँ बनाई हुई थी। शुक्र है तुम खुश तो हो, वरना फ़ोन पर रो कर अपना बुरा हाल किया हुआ था। मैं तो सच में डर गई थी। इसे घूर कर देखा। बस अब मुझे शादी की शॉपिंग करवा कर सियालकोट जाना
चाय की चुस्की ले ली, साथ में मेज़ से अपनी डायरी उठाई। अरे तुम्हें पता है सनम, आंटी की शादी हो गई। मरीम ने फिर ऊंची आवाज़ में ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाई। मुझे था कि ज़रा शर्म कर लेंगी, आखिर 3 बच्चों की माँ है, पर नहीं, बड़ी ढीठ है। हामी भी बता रही थी कि सनम के बहन भाइयों ने बहुत लड़ाई डाली थी, पर सनम ने किसी की नहीं सुनी। एक चिप्स को केचप के साथ लगाकर खाया। मेरे पास तस्वीरें भी हैं, ये देखो। तो मरीम ने मोबाइल अपने बैग से निकाला। देखो, स्पेशल पार्लर से तैयार होकर आई हैं, दिखाओ दिखाओ, मुझे पहले क्यों नहीं दिखाया? मैं भी तो देखूं आंटी कैसी लग रही हैं। वो भी मोबाइल पर झुकी। तौबा इस्तग़फ़ार, ये तो पूरी दुल्हन बनी हुई है, पूरा ख़ानदान बातें कर रहा है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि सनम के बच्चे अपनी माँ को देखकर क्या सोच रहे होंगे। मशाल ने हंसकर कहा। और वो इस आदमी को किस नाम से पुकारेंगे? पुलिये से तो काफ़ी अमीर लग रहा है। ऐसे तो नहीं। सनम ने शादी के लिए हाँ कह दी। मरियम भी कहका लगाकर हंसी। मुझे तो इसकी पहली बीवी पर तरस आ रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसी औरतों को, दूसरों का घर उजाड़ देती हैं। अगर बिल्कुल यंग और गैर शादीशुदा होती तो अभी बात समझ आती। इसके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? मशाल कुर्सी की पुश से टेक लगाकर बैठ गई। हाँ ठीक कह रही हो, बच्चे अपने स्कूल में जाकर क्या कहेंगे कि हमारी माँ की शादी है। मरियम की इस बात पर दोनों कहकर लगाकर हंसी। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, किसी का यूँ मजाक उड़ाते हुए। हमाद दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ा था। और तुमको भी शर्म आनी चाहिए, यूँ किसी की बातें नहीं सुननी चाहिए। मशाल ने इसे घूरी डाली। देवर जी, ये दोनों खवातीन की बातों में आपका क्या काम? मरियम भी फट से बोली। आसिम मियाँ और आंटी कोमल के 4 बच्चे हैं। बड़ा बेटा फ्री जो अमेरिका में था, इसकी मंगनी मरियम से तय हुई थी। इससे छोटी मशाल, फिर हमाद और सबसे छोटी अमल जो अभी 9वीं जमात में है। आसिम मियाँ की अपनी कपड़ों की दुकान थी, जिससे इनकी अच्छी खासी इनकम हो जाती थी। मैं तो वैसे ही कह रहा था, यूँ किसी का मजाक नहीं उड़ाते। पता नहीं सूरत की क्या मजबूरी हो। अपने बालों में हाथ फेरा। अच्छा, ज़्यादा लेक्चर ना दो, ये बताओ किस काम से आए थे? मशाल ने बर्तन समेटते हुए पूछा। और ये अमल कब ट्यूशन से आएगी? ये बताने के लिए आया था कि अम्मी कह रही हैं जो किचन गंदा किया है इसको आकर साफ़ करो। और शाम के लिए दाल चावल पका दो। और अमल ट्यूशन से मगरिब के बाद आएगी। अपनी बात कहकर फ़ौरन कमरे से निकल गया। जानता था कि ज़रा देर वो रुकता तो इनकी फरमाइशें शुरू हो जाती। दुकान से ये ले आओ, वो ला दो। जब भी दोनों इकट्ठी होती सारा दिन कुछ ना कुछ खाती रहती, यहाँ पे ड्रामे देखती रहती। मरीम और फरीद एक दूसरे को पसंद करते थे। ख़ानदान की बात थी, इसलिए किसी को कोई एतराज़ नहीं था। वो कल ही जर्मनी से आया था, इसकी जर्मनी में बहुत अच्छी जॉब लग गई थी। फुरकान अहमद ने खाने की मेज़ पर बैठते हुए कहा। उन्होंने खाने पर हमें कल अपने घर बुलाया है। फरहत आंटी ने सालन प्लेट में डालते हुए अपनी बेटी की तरफ देखा। एक बार फिर रिश्ते के बारे में सोच लो, ख़ानदान का लड़का है, मेरी बहन का बेटा है। इनके हालात पहले जैसे नहीं रहे। जी बाबा, आप ठीक कह रहे हैं। पप्पो के बड़े बेटे का कारोबार अच्छा खासा सेट हो गया है। पिछले महीने उन्होंने एक और नई गाड़ी ली है। अपनी अम्मी को उम्रा भी करवाया है। नीलम ने गिलास में पानी डालते हुए गुफ्तगू में हिस्सा लिया। समरीन जो कब से खामोश बैठी थी, घूर कर अपनी बहन को देखा जो अपनी पसंदीदा डिश खाने में मसरूफ़ थी। फुरकान अहमद अपनी बेगम फरहत और दोनों बेटियों के साथ रात का खाना खा रहे थे। और आज फिर से गुफ्तगू का मौजू इनकी बहन के बेटे का रिश्ता था। कल हम सब दावत पर जाएंगे। मैं अपनी बहन को नाराज़ नहीं कर सकता। मुझे इस घर में किसी से ना नहीं सुननी। फुरकान अहमद ने कबाब का लुकमा लिया। क्या मुसीबत है, फिर से वही टॉपिक? क्या हमारी ज़िंदगी में सिर्फ वही एक रिश्ता रह गया है? जहर लगती है मुझे फूफो, जब भी जाओ किसी ड्रामे करती है जैसे इसे हमसे बहुत प्यार हो। साफ नज़र आता है इसे जायदाद और घर पर नज़र है। समरीन शीशे के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। जीन्स के साथ जामनी रंग का टॉप पहना हुआ था। कहती तो ठीक हो, और वो फूफो की बेटी कितनी जहलों वाली ड्रेसिंग करती है। नीलम समरीन के कमरे में सोफे पर बैठी थी। वैसे कितना ओल्ड फैशन है फूफो की बेटी या बेटे से शादी करना। नाक चढ़ाकर बोली, तुम्हारी तो मंगनी हो गई मामू के बेटे से, मुझे नहीं करनी है शादी। क्या कोई ज़बरदस्ती है? बालों का ब्रश से उठाकर पटखा। तुम दोनों नीचे आ जाओ, तुम्हारे अबू तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। दरवाज़ा खोला। आंटी फरहत कमरे में दाखिल हुई। इनकी तैयारी भी देखने लायक थी। अब इन नंद के घर जब भी जाती खूब तैयार होकर जाती। वैसे भी उन्होंने अपने आप को काफ़ी सेट कर रखा हुआ था। जहाँ भी फुरकान अहमद की कारोबारी पार्टीज होती वो साथ जाती। अपनी उम्र से काफ़ी यंग नज़र आती थी। आज इन सब को अपनी पुप्पो की तरफ जाना था। समरीन का मूड फुल हो चुका था। अपना पर्स लिया और दुपट्टा सेट किया और गुस्से से नीचे आ गई। थोड़ी देर बाद फुरकान अहमद अपनी फैमिली के साथ अपनी बहन की तरफ थे। पुप्पो इन सबसे मिलकर बहुत खुश हुई थी। आपकी कैसी तबीयत है? आपकी पिछले दिनों काफ़ी बीमार थी। फरहत आंटी चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए अपनी नंद का हाल जो पूछ रही थी। पुप्पो सादा सी शलवार कमीज़ में मलबूस थी। बाल तकरीबन सफ़ेद हो चुके थे। ऊंचा सुनाई देता था जिसकी वजह से समीन को इनसे सख्त कोफत होती थी। एक बात को बार बार बोलना पड़ता था। नीलम पुप्पो के पोते के साथ मसरूफ़ हो गई थी। इनके बच्चों के साथ अच्छी बन जाती थी। फुरकान अहमद पुप्पो के बड़े बेटे
फैज़ान के साथ बातों में मसरूफ़ थे। समरीन मुँह बसूरे बैठी थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि अभी अपने घर वापस चली जाए। बड़े से टीवी हॉल में सब मौजूद थे। पुप्पो की बहू चाय रख रही थी जब फुरकान अहमद ने अपनी बहन से सवाल किया, ये रज़ा कहाँ है? जब से हम आए नज़र ही नहीं आ रहा। इससे पहले पुप्पो अपने बेटे के बारे में कुछ बताती, बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। चंद लम्हों बाद ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला। नीली जीन्स के ऊपर काले रंग की टी शर्ट पहने एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। एक हाथ में कोट और दूसरे हाथ में मोबाइल था। पैरों में सफ़ेद जॉगर से बाल बहुत सलीके से सेट किए हुए थे। लो आ गया रज़ा, अपना कारोबार शुरू कर रहा है, बस इसी में मसरूफ़ रहता है। फैज़ान ने फ़ौरन वजाहत दी। ऊंची आवाज़ में सलाम करके वो इधर अपने भाई के साथ सोफ़े पर बैठ गया। समरीन ने अपने मोबाइल से नज़रें हटा के इसकी तरफ देखा। वो पहले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। आज से 8 साल पहले इसे देखा था, तब तो छोटा कद और बहुत पतला सा था। चेहरे पर निशानात थे, मोटी ऐनक लगाता था, रंग भी सांवला था। ये रज़ा है क्या? नीलम ने पिज़्ज़ा खाते अपनी बहन के कान में पूछा। हाँ है तो वही। समरीन ट्रांस की कैफियत में थी। रज़ा जर्मनी जाकर बिल्कुल बदल गया था। लंबा कद, क्लीन शेव, चौड़ा सीना, बाहर जाकर पर्सनैलिटी ही बदल गई थी। वो फुरकान से बातें करने में मसरूफ़ था। टांग पर टांग रखकर वो सर झुकाए वो मुसलसल की बातें सुन रहा था। समरीन ने एक नज़र सब पर डाली। अम्मी और पुप्पो पुराने किस्से लेकर बैठी थी। नीलम पुप्पो की बहू से बातें कर रही थी। उसने दोबारा अपने सामने बैठे हुए शख्स को देखा। वो फहद जैसा तो नहीं था पर अच्छा खासा हैंडसम था। चेहरा अब बिल्कुल साफ था। इसकी आंखों में चमक थी जिसकी वजह से वो दूसरों से मुनफरिद नजर आता था। घर वापस आकर समरीन सीधा अपने कमरे में चली गई थी। कॉफ़ी का कप सामने पड़ा था। वो बालकनी में मौजूद कुर्सी पर बैठी थी। पिंक कलर की नाइट ड्रेस में मौजूद थी। चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। मोबाइल हाथ में मौजूद था। फहद से थोड़ी देर पहले बात हुई थी और बिना किसी वजह की वजह से नाराज़ हो गई थी। कुछ तो था जो इसके दिल को अजीब लग रहा था। वजह रज़ा ही था। इस शख्स ने एक बार भी नज़र उठाकर समरीन की तरफ नहीं देखा था। कॉफ़ी का एक सिप लिया। आज कॉफ़ी भी इसे कड़वी लग रही थी। फहद का मैसेज आया। मोबाइल पर नज़र डाली। इसकी कॉल आ रही थी। मोबाइल साइलेंट पर लगा दिया। ये किरण की बच्ची कोई काम ठीक तरीके से नहीं कर सकती। कॉफ़ी में फिर कम चीनी डाली है। मुँह में बड़बड़ाई। सुबह किरण की खैर नहीं थी। असल गुस्सा इससे रज़ा पर आ रहा था जिसने एक बार भी इसे नज़र उठाकर इसकी तरफ नहीं देखा था। जहाँ लड़के इससे बात करने को तरसते थे, इधर इस शख्स ने इसे देखना भी गवारा नहीं किया। समरीन को अपनी इंसल्ट फील हो रही थी। अपने कमरे में आकर कॉफ़ी का कप मेज़ पर पटका। वॉशरूम जाकर अपने चेहरे से मास्क उतारा, तौलिए से अपना चेहरा साफ किया और अपने बेड पर आकर लेट गई। घर भर में शादी की तैयारियां चल रही थी। रात का वक्त था। मिशाल अपने घर की छत पर खड़ी थी। चेक वाली कमीज़ के साथ ट्राउज़र ज़ेब तन किया था। कंधे पर शॉल थी। बालों की चुटियाँ बनाई हुई थी। मौसम सरमा अभी शुरू हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर पूरा चांद था। 1 हफ्ते के बाद इसकी शादी थी। दिल में एक अजीब सा खौफ था। इसे अभी आगे बढ़ना था पर वालिदैन की रज़ा की वजह से इसने शादी के लिए हाँ कह दी थी। इसका बड़ा भाई भी अमेरिका से आ गया था। छत पर काफ़ी देर से चक्कर लगा रही थी जब मरीम इसे बुलाने के लिए आई थी। मिशाल नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आकर मेहंदी लगा लो। मरीम जब से आई थी कामों में मसरूफ़ थी। अब भी इसकी सांस फूली हुई थी। तुम्हारी सांसें क्यों बेतरतीब हो रही हैं? क्या फरीद भाई को देख लिया है? मिशाल कमर पर हाथ रखकर शरारतन मुस्कुराई। यार मत पूछो, मुझे इनसे डर लग रहा है। मरीम करीम रंग के सूट में मलबूस थी। सर पर दुपट्टा लिया हुआ था। फरीद तो बिल्कुल बदल गया है। पहले तो काफ़ी हंसमुख था, अब तो बहुत संजीदा हो गया। अमेरिका जाकर पर्दे के मामले में और सख्त हो गए हैं। एक सांस में सब बोल दिया। आज हाँ, मुझे भाई पर हैरत हो रही है। पहले तो काफ़ी ओपन माइंडेड थे, अमेरिका जाकर काफ़ी मजबी हो गए हैं। लगता है अमेरिका जाकर काफ़ी अच्छा असर पड़ा है। मशाल की आंखें सुकेड़ कर कुछ सोचते हुए बोली। हाय मशाल, कहीं किसी फ्रॉड मौलवी की सोबत में तो नहीं बैठते जो लोगों को दहशतगर्दी पे उकसाते हैं? क्या हो रहा है? तुम दोनों इस वक्त छत पर क्या कर रही है? चलो नीचे जाओ। फरीद की आवाज़ पर दोनों के रंग उड़े। दोनों ने फ़ौरन नीचे की जानिब दौड़ लगा दी। आज मशाल की रुखसती थी। सफ़ेद और गोल्डन रंग के लहंगे में बहुत प्यारी दुल्हन लग रही थी। हाथों में गजरे के फूल पहने हुए थे। अपने कमरे में तनहा बैठी अपने हाथों के लकीरों को देख रही थी। लड़के वालों के इसरार पर शादी सादा तरीके से हो रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुला और अंकल आसिम अंदर दाखिल हुए। आज पहली बार वो पेंट कोट में मलबूस थे। अपनी बेटी के पास आकर बैठ गए। खुश रहो। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट झलक रही थी। बाबा आप दुआ करना। अपने आंसू जब्त करके बोली। तुमसे कुछ कहना था बेटा। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा आयत मियाँ बीवी के रिश्ते पर हैं। ये सबसे प्यारा रिश्ता है। ये रिश्ता जितना मजबूत है इतना नाजुक भी है। आसम अंकल सोफे पर अपनी बेटी के पास बैठे थे। कमज़ोर जिस्म, सर के बाल आधे से ज़्यादा गायब, चेहरे पर ऐनक, होंठों पर मुस्कुराहट। आज वो बहुत थके हुए लग रहे थे। मिशाल नजरें झुकाए इनके पास बैठी थी। अपने दोनों हाथों की हथेली को मुसलसल आपस में मसल रही थी। शाम का वक्त था। दिसंबर का महीना था। घर में
मेहमानों से भरा हुआ था। बाहर ऊंची आवाज़ में लाउड म्यूज़िक लगा हुआ था। अलबत्ता कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। मोती के फूलों की खुशबू कमरे में फैली हुई थी। कुछ मोती के फूल पास शीशे की मेज़ पर पड़े हुए थे। मेरी कुछ बातें हमेशा याद रखना, औरतों की कुछ बातें या आते ऐसी हैं जिनकी वजह से मर्द एक औरत की इज़्ज़त या कदर करना छोड़ देता है। वो इसके दिल से उतर जाती है जब औरत मर्द से ज़ुबान लड़ाने लगती है। मेज़ से एक मोती का फूल गिरकर अपनी बेटी के हाथ में रखा। जब वो अपने शोहर की ख्वाहिशात का ख्याल नहीं रखती, मेज़ से दूसरा फूल उठाकर अपनी बेटी के हाथ में रखा। अंकल आसिम एक एक करके रुक कर बोल रहे थे। लहजे में बेहद प्यार और फिक्रमंदी थी। मशाल बहुत गौर से अपने बाबा की बात सुन रही थी। इसकी आंखें नम थी, हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी। अपने दोनों हाथों का प्याला बनाकर अपनी गोद में रखा हुआ था। जब औरत अपने शौहर की इज्जत नहीं करती, उससे बदतमीजी करती है। मेज़ से एक और मोती का फूल उठाकर अपनी बेटी के हाथ में रखा। जब बीवी अपने शौहर की बात मानने से इनकार करती है, इसका कहना नहीं मानती, मेज़ से एक और मोती का फूल उठाकर अपनी बेटी के हाथ में रखा। मशाल अपने शौहर की हमेशा इज़्ज़त करना, इसके वालिदैन को अपने वालिदैन की तरह समझना। अगर घर में कोई बात या मसला हो जाए तो सब्र और बर्दाश्त से काम लेना। मशाल मेरी बच्ची, मेरी आखिरी नसीहत हमेशा याद रखना। अंकल आसिम ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा। मशाल ने पहली बार नज़र उठा के इनकी तरफ देखा। बेटा, खामोश रहने में बड़ी ताकत है। हज़रत अली फरमाते हैं, खामोशी तमाम बुराइयों और खामियों को छुपा देती है। बच्चा, मैंने कहीं पढ़ा था, खामोशी में राहत और सुकून है। लफ्ज़ों का सफ़र इंसान को थका देता है। अपने ससुराल में सब्र और खामोशी से काम लेना। मशाल अपना ज़ब्त खो बैठी और रोते हुए अपने बाबा से चिपक गई। अंकल आसिम ने अपनी बेटी को अपने साथ लगा लिया। अपने बाप से मिलकर से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। इसके आंसू मुसलसल बह रहे थे और अब दरवाज़ा खोला। आंटी कोमल कमरे में दाखिल हुई। सादे से शिफॉन के सूट में प्यारी लग रही थी। सर पर दुपट्टा लिया हुआ था। वो एक सुघड़ खातून थी। आप नीचे चले, बारात बस आने वाली है। रिश्तेदार आपका पूछ रहे हैं। अपने गालों से आंसू साफ किए। मशाल, दुरूद पढ़ो, अल्लाह तुम्हें अपने घर में ढेर सारी खुशियाँ दी। अंकल आसिम ने मशाल को प्यार किया और फ़ौरन कमरे से निकल गई। मशाल अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। ये मुश्किल घड़ी हर बेटी की ज़िंदगी में आती है जब वो अपनों को छोड़कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करती है। सारी ज़िंदगी वो अपने घर में मेहमान होती है और दूसरे घर जाकर वहाँ की मालिका बन जाती है। अल्लाह हर बेटी के नसीब अच्छे करे। मशाल दुल्हन बनी अपने हम सफ़र के साथ स्टेज पर बैठी थी जब मरीम अपना गरारा संभालती इसके पास आकर बैठ गई। सब खाना खाने में मसरूफ़ थे। वो देखो, वो साड़ी में इस तरफ। मरीम ने मशाल के कान में सरगोशी की। मैडम सनम अपने दूसरे शौहर के साथ तशरीफ़ लाई हैं। इसको शादी पर किसने बुलाया है? देखो तो ज़रा, तैयार होकर ऐसे आई हैं जैसे मैडम की पहली शादी हो। मशाल ने आंखें सुकेड़ कर सनम पर नज़र डाली। लगता है अपने सारे बच्चे घर छोड़ आई हैं। अपनी हंसी दबाई। शौहर तो अच्छा खासा अमीर लग रहा है पर साफ नज़र आ रहा है काफ़ी बुढ़ा है। चावल का नवाला लिया, क्या ज़रूरत थी दूसरी शादी करने की? वो देखो फैसल, सनम के बड़े भाई कैसे शर्मिंदा फिर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी औरतों को। मशाल माथे पर बल डालकर बोली। दोनों काफ़ी देर सनम पर गुफ्तगू करती रहीं। सर्दी में इजाफा हो रहा था। कुछ देर बाद लड़के भंगड़े डालने लगे। शादी बहुत सादगी से हुई थी। थोड़ी देर बाद मशाल की रुखसती कर दी गई। आज सुबह से घर की सफाइयाँ हो रही थी। घर के मुलाजमों की दौड़ें लगी हुई थी। किचन में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। आंटी फरहद खुद अपनी निगरानी में सारे काम करवा रही थी। आज नीलम के ससुराल वालों ने आना था और आंटी फरहद किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। इनका मेका और नीलम के ससुराल की बात थी। नीलम पिछले चंद घंटों से अपने कमरे में बंद थी। चेहरे पर मास्क और बालों को रोलर लगाया हुआ था। सफ़ेद ट्राउज़र के ऊपर भूरे रंग की शर्ट पहनी हुई थी। बेड कपड़ों से भरा हुआ था। फर्श पर अलमारी से निकाल कर सारे जूते बिखरे हुए थे। खुद वो मोबाइल पर वीडियो देखने में मसरूफ़ थी। यार, तुमको एक न्यूज़ सुनानी है। सदरा ने कैंटीन में कुर्सी पर अपना बैग रखते हुए राजदारी से बोली। क्या हुआ है? समरी ने लापरवाही से बोली। काले रंग के ट्राउज़र के ऊपर फिटिंग साइज़ की घुटनों से ऊपर काले रंग की शर्ट पहनी हुई थी। गले में बराए नाम स्कार्फ डाला हुआ था। बालों की हाई पोनी बनाई हुई थी जो इसके सर हिलाने पर इधर उधर झूमती थी। टांग पर टांग रखे दोनों हाथों में मोबाइल पकड़े वो गेम खेलने में मसरूफ़ थी। सिद्रा की बात पर इसने नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा। तुम बर्दाश्त कर लोगी? सिद्रा ने अपने बाजू मेज़ पर रखते हुए पूछा। क्या बकवास है? जल्दी बोलो। माथे पर बल पड़े। वो ना फ़हद का लंदन चला गया है। स्पार लहजा था जो अब तक पुरसकून कुर्सी के पुर से टेक लगाए बैठी थी। बिल्ली की झपटने की तरह फ़ौरन आगे को हुई। चेहरे के रंग उड़ गए। तुम्हें किसने कहा? किसी ने झूठ बोला होगा। अपने लंबे नाखून मेज़ पर मारे। इसके सभी करीबी दोस्तों से पता चला है। सिद्रा गहरी सांस लेकर बोली। इससे पहले समीर कुछ कहती इसके मोबाइल की रिंग हुई। फ़ोन पर आंटी फरहद की कॉल थी। फ़ौरन फ़ोन उठाया। जल्दी घर आओ, मेहमान आने वाले हैं। तुम्हारे बाबा फिर नाराज़ होंगे। दूसरी तरफ से आवाज़ आई और कॉल काट दी। समरी ने गुस्से से अपना बैग
मेज़ से उठाया, अपना वॉलेट से पैसे निकाल कर मेज़ पर फेंक दिए। ये बिल के पैसे, कुछ खा लेना। लहजा इंतहाई हित्ते का मेज़ था। अपनी कुर्सी पैर से दूर से पीछे खिसका कर और फ़ौरन वहाँ से निकल गई। सिद्रा ने आसपास नज़र दौड़ाई। आसपास बैठे तकरीबन सब स्टूडेंट ने इन्हें मुड़कर देखा। इसे अपनी दोस्त की इस हरकत पर बहुत दुख और गुस्सा आया, पर खामोशी से अपना बैग उठाकर वहाँ से चली गई। घर मेहमानों से भरा हुआ था। नीलम फैंसी सूट में मलबूस मेहमानों के साथ बैठी थी। इसके ससुराल वाले बरौने मुल्क मुकीम थे, छुट्टियों पर पाकिस्तान आए हुए थे। समरीन सुबह के कपड़ों में मलबूस थी। गुस्से में इसने अपना लिबास भी तब्दील नहीं किया था। वो किचन में मासी से मेज़ पर बर्तन लगवा रही थी जब इसके नाक के नथों में खुशबू आई। हाई पोनी वाली ने अपने पीछे मुड़कर देखा। जीन्स के ऊपर ग्रे रंग की ढीली सी शर्ट पहनी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, एक हाथ पैंट की जेब में था। आज भी रज़ा अपने मोबाइल में बिजी था। एक गिलास पानी पिला दो। ध्यान अभी भी मोबाइल पर था। समीर ने काम वाली को इशारा किया। इसकी नज़रें अभी भी अपने कज़न पर थी। दिल की कुछ अजीब सी कैफियत थी। किरण ने इसे पानी का गिलास दिया। वो गिलास लेकर किचन से निकल गया। आज भी इसने समीर पर एक निगाह भी नहीं डाली थी। खाने की मेज़ पर अपनी वालदा के साथ बैठा था और ज़्यादा नहीं बोलता था। खाने से फारिग होने के बाद अपना चाय का कप लेकर अकेला बाहर लॉन में आ गया था। कुर्सी पर टांग रखकर वो पास दरख्त पर चिड़ियों को देख रहा था। शाम का वक्त था। मौसम बहुत प्यारा हुआ था। इसकी निगाह ऊपर आसमान पर थी। लगता है आपको नेचर से बहुत लगाव है। समीर पास मौजूद कुर्सी की पुश्त पर अपने दोनों हाथ रखकर खड़ी थी। हाँ, मुख्तसर सा जवाब दिया। चाय का सिप लिए। इतने सालों बाद पाकिस्तान आकर कैसा लगा है? कुर्सी की पुश्त को मजबूती से पकड़ा। बहुत अच्छा। इसने अब भी अपने पास खड़ी हुई लड़की पर निगाह नहीं डाली। तो यहाँ बिजनेस करने का इरादा है? मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। हाँ, इरादा तो यही है। वैसे भी मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। तो क्या जर्मनी में कोई मोहब्बत नहीं मिली? न जाने क्यों डरते हुए सवाल किया। नहीं, ऐसा वहाँ कोई नहीं था। पहली बार मुस्कुराकर जवाब दिया। समीर ने पहली बार इसे मुस्कुराते हुए देखा। वो मुस्कुराते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। फरहत आंटी की आवाज़ पर समरीन अंदर जाने के लिए मुड़ी। अपनी हाई हील पर तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और इधर लॉन में गिर गई। अरे देखकर ज़्यादा चोट तो नहीं आई? रज़ा चाय का कप इधर कुर्सी पर रखे इसकी तरफ लपका। समीर अपना पैर पकड़कर इधर ज़मीन पर बैठ गई। कहीं मौज तो नहीं आई? वो घुटनों के बल बैठे इस पर झुका हुआ था। समीर के पैर से इसकी हील उतार दी। शाबाश, हिम्मत कर ज़रा खड़ी हो। इसके हाथ को पकड़कर खुद भी खड़ा हुआ। समीर ने इसका बाजू का सहारा लेकर खड़ी हुई। ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, मैं ठीक हूँ। समीर इसके साथ लंगड़ाती हुई चल रही थी। अभी लॉन में ही थे कि किरण वहाँ आ गई। अरे क्या हुआ आपको? वो फ़ौरन समीर की तरफ बढ़ी। इसका पाँव मुड़ गया है। रज़ा ने इसका हाथ छोड़ दिया और अदब से खड़ा हो गया। इसकी हील किरण के हाथ में पकड़ा दी। किरण ने समरीन को लेकर अंदर चली गई। समरीन ने एक बार मुड़ के से शख्स पर नज़र डाली जो अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले अपने धुन में लॉन में वॉक कर रहा था। समरीन अंदर चली गई। सीढ़ियों के ज़ीने चढ़कर अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे की खिड़की से नीचे लॉन में देखा। वहाँ मौजूद नहीं था। अपने जूते इधर फर्श पर फेंक दिए। ये किरण की बच्ची को अभी आना था। वैसे काम के वक्त हमेशा गायब रहती है। अपने मुँह में बड़बड़ाई। कपड़ों पर मिट्टी लग गई थी। अपनी अलमारी से कपड़े निकाले और वॉशरूम में घुस गई। होटल में हल्की सी मौसीकी की धुन चल रही थी। मेज़ मुख्तलिफ खानों से सजा हुआ था। घुटनों से नीचे आता पिस्ता रंग के फ्रॉक में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। बालों को खुला छोड़ा हुआ था। आंखों में मस्कारा और हल्का सा मेकअप किया हुआ था। दुपट्टा गले में फैलाया हुआ था। कंधों पर गर्म शॉल थी। दोनों बाजू मेज़ पर रखे। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। खाना शुरू क्यों नहीं किया? काले रंग की शलवार, कंधों पर मर्दाना शॉल, पेशावरी चप्पल पर कुर्सी खिसका कर बैठ गया। आपका इंतजार कर रही थी। मुस्कुराकर जवाब दिया। खाना ठंडा हो रहा है, शुरू करो। वो कॉल पर ज़रा देर हो गई थी। प्लेट में अपने लिए चिकन की बिरयानी डाली। हाँ, वापस घर कब जा रहे हैं? सलाद की प्लेट अपने सामने बैठे हुए शख्स के आगे की। तुम इधर बोर हो रही हो? अंदाज सवालिया था। चावल का लुकमा लिया। नहीं, बोर नहीं हो रही। क्या हम इधर 2 दिन मज़ीद रुक सकते हैं? यहाँ का मौसम अच्छा है। खिड़की से बाहर नज़र डाली। फिर कब मौका मिलेगा? उम्मीद भरी नज़रों से इसे देखा। क्यों? क्या इसके बाद मैं मर जाऊँगा? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो वैसे ही कह रही थी। कभी कभी वो बहुत अजीब बातें करता था। हम आज ही वापस अपने घर जा रहे हैं। मुझे किसी से बहुत ज़रूरी काम है। वैसे भी परसों मेरी फ़्लाइट है। तुम भाभी के साथ अस्पताल चली जाना। लहजा स्पार्ट था। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। मैं अभी होटल जाकर सामान पैक करती हूँ। हैदर को जाते हुए आंटी के घर से पिक कर लेंगे। वैसे भी पीर से हैदर का स्कूल खुल रहा है। से खीरा अपने मुंह में डाला। हैदर को अपनी आंटी बड़ी पसंद है। बड़े आराम से इनके पास रुक जाता है। वो इसे बहुत प्यार जो करती हैं। आखिर आपकी बहन जो है। हैदर को भी अब बहन चाहिए है। बालों को कान के पीछे किया। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं। पहले बहुत बार सोचा तुम्हें बता दूं, बस हर बार टाल देता था, पर तुम्हें अपने बारे में एक सच बताना चाहता हूँ। खाने से फारिग होकर नैपकिन से अपना मुंह साफ़ किया। क्या कोई ज़रूरी बात है? अपनी भुनोस केड़ी, तुम मेरी दूसरी बीवी हो। मेरा मतलब है ये मेरी दूसरी शादी है। गिलास पर अपनी उंगली फेरने लगा। क्या मतलब है दूसरी बीवी?
जो अब तक पुरसकून बैठी थी, इसके चेहरे के रंग बदल गए, सीधी होकर बैठ गई। मेरी इस शादी से पहले भी एक शादी हुई थी, कुछ वजूहात की बिना पर तलाक हो गई। कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाई, वेटर को इशारा किया, वो बर्तन उठाकर ले गया, साथ में से चाय का ऑर्डर दिया। आपने पहले कभी जिक्र नहीं किया कि क्या आपके बच्चे, अपना एक एक लफ्ज़ रुक रुक कर बोला। ये शादी चंद माह चली थी और बच्चे नहीं हैं। और हाँ, आपके वालिद साहब अंकल आसिम को पहले से सब पता था। वेटर चाय रखकर चला गया। मुझे बाबा ने कुछ नहीं बताया। मशाल अब शौक थी, आंसू अब इसके गालों पर बहने लगे। मेरा मकसद तुमको हर्ट करना नहीं था, वो भी तुम्हारी इस कंडीशन में। बस मेरे दिल पर एक बोझ था जो मैंने उतार दिया। चाय का खाली कप मेज़ पर रखा। क्या आपको इससे मोहब्बत थी? दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। इससे पहले वो कोई जवाब देता, इसके मोबाइल की रिंग हुई। अपना मोबाइल लेकर कुर्सी से उठकर बाहर चला गया। यहाँ सिग्नल का बहुत मसला था। वो इधर-उधर बनी बैठी रही। इसकी पुश्त की तरफ देखा जो फ़ोन पर सुकून से किसी से बातें कर रहा था। कितने आराम से कह गया था कि अपने दिल का बोझ हल्का करना था। इसके दिल पर बोझ डाल गया था। मशाल को लगा किसी ने इसका दिल मुट्ठी में ज़ोर से जकड़ लिया हो। अपने शौहर अदनान से इसे बेपनाह मोहब्बत थी। वो इसकी और बच्चों की हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। इसे लाहौर में अलग घर भी बना कर दिया था। हैरत तो इसे अपने बाबा पर हो रही थी, उन्होंने इसे ये सच क्यों नहीं बताया। घर जाते हुए हैदर को पिक किया और घर के लिए रवाना हुए। वो अब भी फ़ोन पर किसी से गुफ्तगू करते हुए मसरूफ़ थे। गाड़ी में मशाल अपने बेटे को गोद में लिए खामोशी से बैठी बाहर सूरज को गुरूब होते हुए देख रही थी। आंखें नम थी, पर अपने वालिद की 5 नसीहतें भी याद थी। इन 5 मोती के फूलों को आज भी इसने संभाल कर रखा हुआ था। अच्छा सॉरी, इस दिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था। आई एम सॉरी। सफ़ेद रंग की शलवार के ऊपर नारंगी रंग की कमीज़ पहनी हुई थी, गले में सफ़ेद रंग का दुपट्टा लिया हुआ था। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम्हें पता है इस दिन मेरी कितनी इंसल्ट हुई थी। सिद्रा कॉलेज के बेंच पर बैठी गोद में किताबें रखी अपने नोट्स बना रही थी, नाक गुस्से से लाल थी। यार सॉरी कर चुकी हूँ, ना जाने क्यों इस वक्त इस दिन फ़हद की वजह से मेरा दिमाग घूम गया था। तुम अच्छे से जानती हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। समीर ने सिद्रा के हाथ से पेन पकड़ लिया। मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज़ मेरे साथ कैफ़े चलो। ठीक है, तुम अपना बिल देना और आइंदा से मैं अपना बिल अदा करूँगी। अपनी किताबें बैग में डाली, बैग कंधे पर डाल दिया। सिद्रा अच्छे से जानती थी कि समीर बहुत खुद पसंद है। आज कितना अच्छा मौसम है, चलो कॉलेज के बाद कहीं घूमने चलते हैं। समीर ने सैंडविच खाते हुए मुस्कुराकर अपने नाराज़ दोस्त की तरफ देखा। मौसम पिछले 1 हफ्ते से ऐसा ही है। कॉफ़ी का सिप लिया और माथे पर बल डाले। दोनों इस वक्त कॉलेज के कैफ़े में बैठी थी। सूरज आज गायब था, ठंडी हवाएं चल रही थी। इस वक्त के बाद आज इनकी मुलाकात हो रही थी। इस वाक़े के बाद इनकी आज मुलाकात हो रही थी। सिद्रा ने गौर से अपनी दोस्त को देखा जो आज बहुत खुश लग रही थी। लाजमा कोई बड़ी वजह होगी। इसके मुस्कुराने का अंदाज आज खासा मुख्तलिफ था। शायद फ़हद से सुलह हो गई। आखिर पूछ ही लिया, क्या फ़हद से बात हुई? कब आ रहा है वो लंदन से? कॉफ़ी का कप दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। इसकी मर्ज़ी, जब आता है आए, मुझे क्या लगी। अपने दोनों कंधे चाकर बोली, तो ये मुस्कुराहट किस बात की है? सिद्रा को अब हैरत हुई। जल्दी बता दूंगी। अब क्या सिर्फ फ़हद की वजह से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी? तुम भी ना। गहरी सांस खारिज की और अपने हाथ में पहनी हुई सोने की चूड़ियों से खेलने लगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मेरी क्लास है, बाद में मिलते हैं। मेज़ से अपनी किताबें उठाई और अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई। सिद्रा को कुछ खटका। अगर मुस्कुराने की वजह फ़हद नहीं है तो इसका मतलब मोहतरमा का दिल किसी और पर हरगिज़ नहीं। इसे सोचते हुए भी डर लग रहा था। कल रात से तूफ़ानी बारिश हो रही थी। मौसम की सरमा की ये पहली बारिश थी। अपने कमरे की खिड़की में खड़ी, कंधों पर शाल ओढ़े, वो सहन में देख रही थी। अभी थोड़ी देर पहले तूफ़ान थमा था, लॉन पत्तों से भरा हुआ था, आसमान अब भी काला था। सादी सी शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, आंखों के इर्द गिर्द हल्के पड़े हुए थे, बालों का जुड़ा बना हुआ था, दोनों हाथ सीने से बांधे वो काले आसमान के ऊपर मौजूद हस्ती के बारे में सोच रही थी। कमरे में हल्की सी आवाज़ आई। अपने पीछे मुड़कर बेड पर देखा, नन्ही आशा सोकर उठी थी। मशाल ने मेज़ से फीडर उठाकर अपनी बेटी के मुंह में डाल दिए, इसे अपनी गोद में ले लिया, इसका छोटा सा हाथ पकड़कर चूमने लगी। आशा 2 माह की थी। हैदर भी स्कूल जाना शुरू हो गया था। अदनान अपनी वालदा की बीमारी की वजह से पाकिस्तान शिफ्ट हो गया था। अभी वो अपनी माँ के पास लाहौर के पास एक गाँव में था। आमना और फरीद की शादी हो चुकी थी, दोनों अमेरिका में रहते थे। इनकी एक बेटी भी थी। मशा लाहौर में रहती थी। हमाद इसके पास अक्सर आया जाया करता था। वो अभी ला पड़ रहा था। इस वक्त हैदर और हमाद बाहर घूमने गए हुए थे। मोबाइल की रिंग हुई। मशाल ने साइड टेबल से फ़ोन उठाया। इसकी जेठानी का फ़ोन था। पास पड़े हेडफोन को कान के साथ लगाया। तुम्हारा फ़ोन आया था, तब मैं बिज़ी थी, अब जाकर फ्री हुई हूँ तो बात करने का मौका मिला। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, नादिया भाभी, सासू माँ कैसी हैं? मशाल की नज़रें अपनी बेटी पर थी। अल्लाह का शुक्र है, तबीयत काफ़ी बेहतर है और तुम्हारे शौहर से बैठी न जाने कौन सी बातों में मसरूफ़ हैं। राजदारी से बताया। भाभी, काफ़ी दिनों से आपसे एक बात पूछनी थी। ज़रा रुक कर पूछा। हाँ पूछो ना, सब खैरियत है? आवाज़ में तजस्सुस था।
क्या अदनान पहले से शादीशुदा थे? उन्होंने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी थी? खिड़की से बाहर देखा, हाँ, धीमी आवाज़ में जवाब दिया, तुम्हें किसने बताया? अदनान ने लहजे में शिकायत थी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझसे नाराज़ ना होना, मुझे मेरे शौहर ने मना किया था। अब तुम तो जानती हो ना इनके गुस्से को, क्या तुम्हारे घर वालों को पहले से इल्म नहीं था? बाबा को पता था पर उन्होंने मुझे नहीं बताया। मुझे सिर्फ एक बात पूछनी थी, क्या अदनान इसे पसंद करते थे? खाली फीडर साइड टेबल पर रखा और अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। दिल की अजीब सी कैफियत थी। नहीं, मुझे नहीं लगता। वैसे वो लड़की बहुत तेज़ थी, बड़ी शौक चंचल, न जाने क्यों तलाक हो गई। कुछ सोचते हुए बताया, वैसे एक बात पूछूं, क्या अदनान भाई तुम्हें खुश नहीं रखते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करेंगे, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन बंद कर दिया। दिल को कुछ सुकून मिला। अपनी बेटी को बेड पर लटा दिया जो गहरी नींद सो चुकी थी। शाम का वक्त था। हल्की सी ठंडे मौसम को बहुत खुशगवार बना दिया था। किचन से पकौड़ों की खुशबू आ रही थी। पिस्ता रंग की शलवार कमीज़ पहने, बालों की चुटियाँ बनाए, हाथों में चूड़ियाँ पहने, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए, अपनी भाभी के साथ बातों में मसरूफ़ थी। आज कितनी देर बाद बातें करने का मौका मिला है। कसम से अमेरिका में तरस गई थी तुम्हारे हाथ के पकौड़ों को। मरीम किचन में खड़ी आलू काटते हुए बोली, मुझे भी वो वक्त याद आ रहा है जब हम मिलकर चिप्स और पकौड़े बनाते थे। मशाल ने कटे हुए आलू कढ़ाई में डाले। वक्त कितनी तेज़ी से गुजर जाता है। अच्छा हुआ तुम कुछ दिनों के लिए अमेरिका से आ गई हो। मरीम अपने शोहर फरीद और बेटी के साथ पाकिस्तान आई हुई थी। मशाल भी अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी वालदा के घर आई थी। बाकी सब घर वाले टीवी लॉन्च में मौजूद थे जहां पकौड़ों के साथ चाय चल रही थी। जब से आई थी इनकी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। तुमने इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस के बारे में सुना है? अपने शौहर से तलाक ले रही है। कितनी बड़ी शादी की थी, अब देखो इनका वाकई कोई दीन ईमान नहीं होता। मरीम ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए चाय की चुस्की ली। हाँ, टीवी पर आकर कितना कहती थी कि इसे अपने शौहर से बहुत प्यार है, इसके बगैर नहीं रह सकती। कैसे फेसबुक पर अपनी तस्वीरें अपलोड करती थी। मिशाल भी इसके पास आकर बैठ गई। बुरे रंग की शलवार कमीज़ के ऊपर स्वेटर पहना हुआ था, बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। तुम लोगों की चुगलियां फिर शुरू होगी। तौबा है, कुछ तो ख्याल करो। हमाद किचन के दरवाजे में हाथ बांधे खड़ा था। तुम जाओ यहाँ से, शर्म करो, लड़कियों की बातें नहीं सुनते। मशाल ने फ़ौरन से घूरा। अच्छा जा रहा हूँ, तुम दोनों कभी बाज नहीं आओगी। अपने दोनों हाथ हवा में खड़े करके और किचन से निकल गया। अच्छा, तो मैं तुमको बता रही थी कि अब इसी एक्टर्स की तस्वीरें किसी और हीरो के साथ आ रही हैं, लगता है जल्द शादी होगी। मरीम ने मोबाइल पर इसे तस्वीरें दिखाई। दूसरी शादी अब तो आम सी बात हो गई है। वैसे ज़रा भी खूबसूरत नहीं है, न जाने इस हीरो को इसमें क्या नज़र आया है। उम्र में भी इससे बड़ी है। हंसते हुए अपनी राय का इजहार किया। इससे पहले कुछ और कहती हैदर किचन में आ गए। मशाल ने उठकर फिर से दूध निकाला और चूल्हा जलाया। दोनों अब भी इस एक्ट्रेस पर बहस कर रही थी और इसका मजाक उड़ा रही थी। पिछले एक घंटे से वो शीशे के सामने खड़ी थी। मोबाइल पर ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक लगा हुआ था। टाइट जीन्स पर ए लाइन फ्रॉक पहने वो म्यूज़िक को एंजॉय कर रही थी। ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर अपने बालों का नया हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश कर रही थी। ड्रेसिंग टेबल मेकअप, परफ्यूम, क्रीमें और ज्वेलरी से भरा हुआ था। रात का वक्त था, गर्मियों के दिन थे। एसी फुल स्पीड में चल रहा था। कमरे से मुंसलिक बालकोनी का दरवाज़ा खुला हुआ था। कमरे का दरवाज़ा खोला और नीलम नाइट ड्रेस पहने अंदर दाखिल हुई। अपनी बहन पर निगाह डाली जो ज़्यादा वक्त अपने शीशे के सामने गुजारना पसंद करती थी। वो आती कुर्सी पर बैठ गई। बेड पर कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। क्या कल कोई पार्टी है? नीलम की नज़रें बेड और खुली हुई अलमारी पर पड़ी। नहीं तो मोबाइल से म्यूज़िक की आवाज़ मदम की। तो ये तैयारी किस बात की है? हाथ से बेड की तरफ इशारा किया। कुछ खास नहीं, तुम्हें पता तो है जब भी मैं खुश होती हूँ ऐसा ही कुछ करती हूँ। बालों का ब्रश ड्रेसिंग पर रख दिया। क्या मैं जान सकती हूँ कि खुशी की क्या वजह है? वैसे तो दोनों बहनों के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, पर अपनी अक्सर बातें आपस में शेयर कर लेती थी। मैंने बहुत सोचा और आखिर मैंने फ़ैसला कर लिया। बालकोनी का दरवाज़ा बंद किया और पर्दा आगे कर दिया। क्यों ना अब्बू की बात मान लो। अपनी बहन के पास आकर कुर्सी पर आकर बैठ गई। बालों का नया हेयर स्टाइल बनाया हुआ था। कौन सी बात? नीलम ने हैरत से अपनी बहन को देखा। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। यही कि कुछ देर रुकर बोली, यही क्या अपने अब्बू की बहन के बेटे से शादी कर लूँ? गहरी सांस लेकर अपनी बहन को देखा जो इसे हैरत से देख रही थी। एक मिनट, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? समीन के माथे को अपने हाथ से छुआ। ये आज सूरज कहाँ से निकला था? अचानक ये तब्दीली कैसे? क्या मतलब है तुम्हारा? मुँह बसूर कर बोली, इतने सालों से तुम इस रिश्ते को मानने से इनकार कर रही थी। ये अचानक तुम्हें अपनी फूफो और इनके बेटा कैसे अच्छा लग गया? वो अभी तक शौक में थी। तुम अपना दिमाग ज़्यादा मत इस्तेमाल ना करो। सुबह अम्मी अबू को रज़ा के रिश्ते के लिए हाँ कह देना। अब जाओ, मुझे आराम करने दो। समरीन को यूँ नीलम का सवाल करना अच्छा नहीं लगा। नीलम फ़ौरन कमरे से बाहर आ गई। अपनी बहन के इस अचानक बदले हुए फैसले पर इससे शक तो हुआ, मगर इसे खुशी भी हुई कि बाबा इस बात से कितने खुश होंगे। अपने सारे कपड़े समरीन ने बेड से उठाकर सोफ़े पर फेंक दिए। सुबह ये काम किरण संभाल लेगी। अपने बेड पर आकर लेट गई। लाइट ऑफ कर दी, मोबाइल ऑन किया और रज़ा की तस्वीर देखने लगी जो इसने
चुपके से ली थी। फ़हद की कई कॉल्स आई थी जिसे मुसलसल इग्नोर कर रही थी। रज़ा की तस्वीरों को देखकर चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आई थी। शायद यही सच्चा प्यार होता है, पहले कोई आपको बहुत बुरा लगता है, फिर अचानक ही वो आपको अच्छा लगने लगता है। अगली सुबह किचन में डाइनिंग टेबल मिठाइयों और फ्रूट की डब्बों से भरा हुआ था। आंटी फरहत और मिस्टर फुरकान दोनों रज़ा के घर जाने के लिए तैयार थे। सब घर वाले टीवी हॉल में मौजूद थे। मिस्टर फुरकान अपनी बेटी समरीन के साथ सोफे पर बैठे थे। वो अपनी बेटी के फैसले पर इंतहाई खुश थे। मिस्टर फुरकान, आंटी फरहत और नीलम के जाने के बाद समरीन ने अपने कमरे में आ गई। अपना कुछ पुराना सामान निकाल कर किरण को दे दिया। इससे पक्का यकीन था कि पप्पो शादी के लिए ज़रूर मान जाएगी। आखिर इतने सालों से अपने भाई से वो नाराज़ भी थी। अपने बेटे रज़ा के लिए इन्हें समरीन नहीं पसंद थी। अपने कमरे में आकर तैयार हुई, अपनी कार ली और सिद्रा के घर चली गई। इसे ये खबर सबसे पहले सिद्रा को देनी थी ताकि वो उसके चेहरे के तासरात को देख सके। जब कुछ दिनों पहले दोनों की सुलह हुई थी, समरीन ने रज़ा की तस्वीर सिद्रा को दिखाई थी तो सिद्रा ने कहा था वो तुम्हारे रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेगा। समरीन को ये बात ज़रा अच्छी नहीं लगी थी। वो इसे अपनी अना बहुत अजीज़ थी। कोई कैसे इसके लिए हाँ ना कह सकता है। जीन्स के ऊपर टी शर्ट पहनी हुई थी, बालों को खुला छोड़ा हुआ था, माथे पर सनग्लासेस लगाए हुए थे, चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। चिकन को गर्मा गर्म तले हुए प्याज में डाल दिए। चिकन के भून जाने के बाद अंदर टमाटर और दही डाल दिया। साथ में बिरयानी का मसाला देचकी में डाल दिया। चूल्हे की हल्की आंच कर दी। शेल्फ से छुरी ली और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। बिरयानी के साथ रायता बना रही थी। हाथों में पहनी ढेर सारी चूड़ियाँ मुसलसल चचन कर रही थी। आसमानी रंग की साड़ी पहने, बालों को कंधे से निकाल कर आगे को रखा था। मिशाल आज बहुत खुश थी। किचन की खिड़की से बाहर देखा हैदर फुटबॉल से खेल रहा था। छोटी आयशा इसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। रायता तैयार करने के बाद भिगोए हुए चावलों को देचकी में डाल दिए। जब पानी खुश्क हुआ तो चावलों को दम दे दिया। मेज़ से रायता का बाउल उठाकर फ्रिज में रख दिया। मेज़ से गंदे बर्तन उठाकर बेसन में रख दिए। अपने बच्चों के साथ बाहर लॉन में आ गई। अपनी बेटी को अपनी गोद में बिठाया और खुद कुर्सी पर बैठ गई। हैदर भागता हुआ अपनी अम्मी के पास आ गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें नहलाया था और अब फिर सारे कपड़े गंदे कर लिए हैं। अपने बेटे के गालों को प्यार से छुआ। मम्मा क्या पका रही हैं? मासूमों की तरह सवाल किए। अपने और इनके बाबा की फेवरेट डिश बिरयानी बना रही हैं और साथ में केक भी बनाया। मिशाल ने अपने दोनों बच्चों को प्यार किया। पापा बस आते ही होंगे। चंद मिनट बाद गेट पर हॉर्न सुनाई दिया। गेट खुला और अदनान अंदर दाखिल हुआ। हैदर भागता हुआ अपने बाप के पास चला गया। मिशाल छोटी को लिए खिड़की खड़ी हुई। अदनान अपने बेटे को गोद में उठाए अंदर दाखिल हुआ। गंदमी रंग की शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। सर के बाल बिगड़े हुए थे, पैरों में सादी सी चप्पल थी। दोनों बाप बेटे एक जैसे हंसते थे। आज काफ़ी दिनों बाद अदनान वापस आया था। मिशाल छोटी को इनके हवाले करके खुद अंदर किचन में आ गई। खाना लगाने लगी। अदनान अपने बच्चों को लेकर अंदर टीवी लॉन्च में बैठ गया। खाना खाने के बाद अदनान अपने बच्चों के साथ कार्टून देखने लगा। अपने बच्चों के साथ वो बिल्कुल बच्चा बन जाता था। रात काफ़ी हो चुकी थी। मिशाल ने अपने दोनों बच्चों को इनके कमरे में सुला दिया। किचन में गई, चाय का कप बनाया और अपने बेडरूम में आ गई। अदनान अभी नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हुआ था। नमाज से फ़ारिग होने के बाद सोफ़े पर बैठा टीवी न्यूज़ देख रहा था। कुछ देर पहले नहाया था। सर के बाल अभी भी गीले थे। मिशाल ने चाय का कप मेज़ पर रख दिया और अब खुद अपने शोहर के पास बैठ गई। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। कल हमारी शादी की सालगिरह थी। आप शायद भूल गए थे। एक फ़ोन ही कर लेते। लहजे में शिकवा था। वो मुझे याद नहीं रहा। नज़रें अब भी टीवी पर थी। वैसे भी मेरा सारा काम इधर होता है। पहले से काम काफ़ी बढ़ गया है और मसरूफ़ भी ज़्यादा हो गया हूँ। एक फ़ोन ही कर लेते। खैर काफ़ी दिनों से आप बहुत परेशान हैं। सब खैरियत है ना? मेरे से चाय का कप उठा कर दिया। अपने शोर को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी इसलिए खामोश होगी। हाँ सब ठीक है। वो कुछ कहते कहते रुक गया। सोच रही हूँ छोटी को हैदर के स्कूल में दाखिल करवा दूँ। कल इसका पहला दिन है। आप भी साथ चलिएगा। वापसी पर डॉक्टर के पास से होकर आएंगे। मेरी कल की अपॉइंटमेंट है। अपनी साड़ी के पल्लू को अपने हाथ में पकड़कर मरोड़ने लगी। इससे पहले कि कुछ कहता मोबाइल पर रिंग हुई। अपनी जेब से मोबाइल निकालकर चाय का कप मेज़ पर रखा और कमरे से उठकर चला गया। मिशाल इधर बैठी रही। अपने शोहर पर शक तो नहीं कर रही थी पर अब अदनान अक्सर ही अपनी कॉल्स अकेले में सुनता था। अपना ज़्यादा वक्त अपनी माँ के पास गुजारता था। चाय का कप मेज़ पर से उठाया और किचन में लाकर रख दिया। अदनान बाहर हुसैन में खड़ा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मिशाल गुस्से से वापस अपने कमरे में आ गई। इतने दिनों बाद घर आया था और फिर फ़ोन पर मसरूफ़ हो गया। अपनी अलमारी से अपने कपड़े निकाले। अलमारी में एक छोटी सी डिब्बी निकाली। इसको खोला। इसमें वही 5 मोती के फूल पड़े हुए थे जो शादी की रात आसिम अंकल ने अपनी बेटी को दिए थे और इसे कुछ नसीहतें भी की थी। मर्द घर के बाहर की टेंशन बर्दाश्त कर लेता है पर घर की टेंशन बर्दाश्त करना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। आदमी सुकून हासिल करने के लिए घर आता है। अगर इसे वो सुकून भी ना मिले तो वो सुकून हासिल करने के लिए बाहर का रास्ता अख्तियार करता है। अपने वालिद के दिए हुए वो 5 फूल अब भी इसने संभाल कर रखे हुए थे।
अपने वालिद के दिए हुए वो 5 फूल अब भी इसने संभाल कर रखे हुए थे। जब भी कभी मूड ऑफ होता है इस डिब्बी को खोल कर देख लेती। इस डिब्बी को दोबारा अलमारी में संभाल कर रख दिया। वॉशरूम गई और अपने कपड़े तब्दील किए। चेक वाली शर्ट के साथ शलवार ज़ेबतन की हुई थी। वज़ू किया और नमाज अदा की। अलमारी से अपने शौहर के कपड़े निकाले और इन्हें इस्त्री करने लगी। अपने बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे। जब अपने कमरे में वापस आए थे तो अदनान सो चुका था। वो भी सोने के लिए लेट गई। दिल में अजीब सा खौफ था। आयतुल कुर्सी पड़ी और अपनी आंखें बंद कर ली। वैसे तुम हो तो बहुत लकी। आखिर जहाँ तुमने चाहा वहाँ तुम्हारी शादी तय होगी। सिद्रा समीर के घर आई हुई थी। इसके कमरे में बैठी इसकी शादी की शॉपिंग देख रही थी। वैसे कॉलेज के काफ़ी लोग तुम्हारी इस अचानक शादी पे हैरान हैं। ये जानती हो अपना सोने का सेट खोल कर दिखाया। जानती हूँ अपना सोने का सेट खोल कर दिखाया। ये भी अच्छे से जानती हूँ कई बेचारों के दिल टूट गए होंगे। बेड पर आलती पालती मार कर बैठी थी। फहद से बात हुई क्या? सिद्रा पास सोफे पर बैठी हुई थी। मेज़ पर चाय के साथ मुख्तलिफ लज़्ज़ात पड़े हुए थे। अपनी प्लेट में नगेट्स रखा। इसकी परवाह कौन करता है? इसे क्या लगता है कि मैं इसके इंतज़ार में आंसू बहाऊंगी? अपने शाने चाय इसकी हाई पोनी इधर उधर झूल रही थी। तुम तो इसको पसंद करती थी। चाय का सिप ली। अपनी दोस्त की इस जल्दबाजी पर इसे हैरत हो रही थी। पसंद हाँ के ज़माने में रहती हो। तुम्हारी भी पसंद से मंगनी हुई थी ना? क्या बना इसका? समीन अपनी बनोए स्केट कर तंजिया हंसी। चंद माह पहले सिद्रा की अपनी पसंद से इसके कज़न से बात पक्की हुई थी। कुछ वजूहात की बिना पर वो रिश्ता टूट गया। इस ही बात का समरी ने इसे ताना दिया था। सिद्रा ने हैरत और दुख से अपनी दोस्त को देखा जो अपने मोबाइल पर ऑनलाइन शॉपिंग पर मसरूफ़ थी। अपना बैग पकड़ा और इसी से इजाज़त लेकर वहाँ से निकल आई। चंद दिन बाद वो धूमधाम के साथ समरीन और रज़ा की शादी होगी। दुल्हन ने 5 लाख का लहंगा ज़ेबतन किया हुआ था। डायमंड की ज्वेलरी पहनी हुई थी। शहर के सबसे बड़े पार्लर से तैयार हुई थी। अभी तक इस ख़ानदान की सबसे बड़ी शादी थी। स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी समरीन वाकई बेहद खूबसूरत लग रही थी। हर कोई इसकी तारीफ़ कर रहा था। अपनी तारीफ़ सुनना इससे शुरू से अच्छा लगता था। आज तो जैसे इसके दिल की मुराद पूरी होगी हो। कुछ नज़रें से रश्क से देख रही थी और कुछ नज़रों में वो अपने लिए हंस देख रही थी। वो शहजादियों की तरह बैठी हुई थी। रज़ा दुल्हन बना इसके पास बैठा था। जब समरीन की इस पर नज़र पड़ी तो वो इसके दिल को चुभा। काले रंग की शेरवानी इस पर बहुत सूट कर रही थी, पर समरीन को अपने हुस्न के आगे वो बहुत कमतर लग रहा था। इसके दोस्त और इसकी बेगमाल जब समरीन की तारीफ़ें करती तो वो खिलखिलाकर हंसती। वो भी इनको बताने लगी कि किस तरह इसने बड़े बड़े ब्रांड से अपने लिए शॉपिंग की है। नीलम की शादी कुछ वजूहात की वजह से आगे हो गई थी, जिसका इसकी छोटी बहन ने अपने दिल में शुक्र अदा किया था, वरना दोनों बहनों की शादी एक साथ होनी थी। तुम्हारे शौहर ने तुम्हारी एक बार भी तारीफ़ नहीं की। सिद्रा जो कब से पास बैठी थी अपनी दोस्त के कान में सरगोशी की। इससे पहले दुल्हन इससे कुछ कहती रज़ा की बहन फट बोली, अभी तो सारी रात और सारी ज़िंदगी पड़ी है। वो अपने बच्चे को लिए पास बैठी थी। समरीन ने इसे देखा जो गंदमी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। पहली बार इससे अपनी नंद अच्छी लगी थी। पूरे ख़ानदान में इतनी बड़ी शादी और इतनी प्यारी दुल्हन किसी ने नहीं देखी। उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की। इस बात पर समरीन ने मुस्कुराकर जताती हुई नज़रों से सिद्रा को देखा। रात को समरीन अपने ससुराल में मौजूद थी। कमरा अगरचा छोटा था पर इससे खूबसूरती से सजाया हुआ था। वो आईने के सामने खड़ी अपनी सेल्फी ले रही थी। तंग गलियों से गुजर कर इस घर तक आने में से गुस्सा तो बहुत आया था, पर शादी इसकी मर्जी से हुई थी। रज़ा 2 बहन और 2 भाई थे। रज़ा इन सब में छोटा था, बाकी सब शादीशुदा थे। वालिद साहब की गवर्नमेंट जॉब थी। बड़ा भाई अपनी बेगम और बच्चों के साथ इसी घर में रहता था। इसकी बड़ी भाभी कमरे में आई और खाना देकर चली गई। काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद रज़ा कमरे में दाखिल हुआ। इसका हुलिया बिगड़ा हुआ था। शेरवानी पर कीचड़ के निशानात थे। सर के बाल बिखरे हुए थे। इसकी बेगम सोफे पर मुंह फैलाए बैठी थी। वो इसके पास आकर बैठ गया। एसी फुल स्पीड में चल रहा था। मैं अपने दोस्तों को ड्रॉप करने गया था, बस वापसी पर गाड़ी ख़राब हो गई, इसी वजह से लेट हो गया। सोफ़े की पुल से टेकल लगा बैठ गया। आपको अपने दोस्तों की ज़्यादा फिक्र है। एक तो ये कमरा इतना छोटा है कि मेरा दम घुट रहा है। सोफ़े से उठी, अपने हाथों से चूड़ियाँ उतार कर गुस्से से ड्रेसिंग पर फेंकने लगी। अच्छा खासा तो है। कमरे पर निगाह डाली और अपने जूते उतारने लगा। शुक्र है मेरी कोई फ्रेंड साथ नहीं आई, मेरी कितनी इंसल्ट होती। गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। तुम्हें पहले से सब मालूम था। पहली बार तो इस घर में नहीं आई। लहजा बहुत नरम था। अपने जूते अलमारी में रखे, अलमारी से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में घुस गया। समरीन ने बंद दरवाजे को घूरा। वो गुस्से में थी। इससे तो जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ा। आईने में अपने आप को देखा। क्या किसी चीज़ की कमी थी जो इसने देखना भी गवारा नहीं किया। गले से अपना डायमंड का सेट उतार कर मेज़ पर पटक दिया। मेरे कॉलेज के सारे लड़के मुझसे दोस्ती करने के लिए तरसते थे और ये अपने आप को क्या समझता है। गुस्से से बड़बड़ाई। सोफे पर दोबारा आकर बैठ गई। बालों का जोड़ा अभी बना हुआ था। कमरे के दरमियान में बेड था। सामने टीवी लगा हुआ था। एक तरफ 2 सोफे थे। साइड पर अलमारी बनी हुई थी। सारे कमरे से ताज़ा गुलाबों के फूलों की खुशबू आ रही थी। समरीन ने बैग से अपना मोबाइल निकाल कर ऑन किया। जो इसने अपनी शादी की तस्वीरें अपलोड की थी, इन पर ढेर सारे लाइक्स थे। ज़्यादा कमेंट्स में रज़ा की तारीफ़ की हुई थी। कितना हैंडसम है,
क्या जोड़ी है, वाह प्रिंस एंड प्रिंसेस, क्या ये किसी फिल्म का हीरो है। वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, रज़ा नाइट सूट पहने बाहर आया, कंधे पर तौलिया था, ड्रेसिंग के सामने खड़ा होकर अपने बाल ठीक करने लगा। क्या बात है, क्या पढ़कर मुस्कुरा रही हो। तौलिया कुर्सी की पुश्त पर डाल दिए। कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी, लहजे में नाराज़गी थी। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं खाना गर्म करके लाता हूँ। मेज़ से बर्तन उठाकर बाहर ले गया। थोड़ी देर बाद वापस आया, खाना गर्म था। समरीन को भी भूख लग रही थी, मोबाइल सोफे पर फेंक दिया, वो भी खाना खाने बैठ गई। इसका मूड पहले से काफ़ी बेहतर था। हमारी शादी को 2 दिन हो गए हैं। मेरी तमाम फ्रेंड्स पूछ रही हैं कि हनीमून के लिए कहाँ जाना है। समरीन ड्रेसिंग के सामने खड़ी है, ड्रायर से अपने बाल खुशक कर रही थी। गोल्डन रंग का ए लाइन सूट पहना हुआ था जो कि इसके घुटनों से नीचे तक आ रहा था। सारा सूट काम से भरा हुआ था। अगले हफ्ते चलेंगे, अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रज़ा ने साबे आदत मुख्तसर जवाब दिया, घर पर बाकी सब तो हैं। ना सुनने की कब आदत थी, फिर इससे गुस्सा आने लगा। मैंने इनकार थोड़ी किया है। सोफे पर टांग रखे बैठा था, हाथ में मोबाइल था। शाम को अम्मी ने खाने पर बुलाया है, अब ये मत कहना अम्मी बीमार है। हेयर ड्राई मेज़ पर रख दिया था, कुर्सी से अपना दुपट्टा लिया और पैर पड़ती कमरे से निकल गई। सीढ़ियाँ उतर कर नीचे है, सामने छोटा सा टीवी लॉन्च था। निचली मंजिल में 2 कमरे, किचन और वॉशरूम थे। टीवी लॉन्च में पुप्पो अपने सर को तेल लगा रही थी। वो हील पहने नीचे आई, अपनी सास को नागवारी से देखा और किचन में घुस गई। किचन छोटा सा पर साफ सुथरा था। बड़ी नंद अपने बच्चों को नाश्ता करवा रही थी। इन सबको इग्नोर किया, फ्रिज खोला और अंदर झांका। कुछ चाहिए रज़ा से कह दो, वो बाहर से नाश्ता ले आएगा। पुप्पो मुस्कुराकर बोली। सादी सी फूलों वाली शलवार कमीज पहनी हुई थी, सर से तेल की बू आ रही थी। मैं अपने घर जा रही हूँ। फ्रिज का दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया, लंबे लंबे डग लेती वहाँ से चली गई। अब आपसे कहा था ना, इस सरफिरी को अपनी बहू ना बनाए। मिजाज देखिए मैडम की। ज़ैनब नाक चढ़ाकर बोली, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना कर। अपनी बेटी को तसल्ली दी और अपने कमरे में आ गई। शाम का वक्त था, मेज़ पर मौजूद कॉफ़ी गरम गरम भाप उड़ा रही थी। खुले आसमान तले इस होटल में थोड़ी बहुत भीड़ थी। मरी में सुबह से बर्फबारी हो रही थी। पूरा पहाड़ सफ़ेद चादर से ढका हुआ था। इर्द गिर्द पहाड़ी सिलसिले देखने से ताल्लुक़ रखते थे। सुबह से मूड ऑफ है, क्या हो गया है, सफार लहजे में पूछा। क्या हो गया है, समरीन तो जैसे फट पड़ी। इससे अच्छा था मैं अपने घर रुक जाती। उंगली से इर्द गिर्द इशारा करके बोली, आज सुबह आए हैं, 2 दिन तक वापस चले जाएंगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि तुम्हें लंदन, फ्रांस या दुबई ले जाऊं। एक तो तुम बहुत नाशुक्री हो। माथे पर बल पड़े। मौसम काफ़ी ठंडा था। सर्दी से बचने के लिए होटल में जगह जगह लकड़ियाँ जलाई हुई थी। लकड़ियों से उठने वाली चिंगारियाँ और समरीन की अंदरूनी कैफियत एक जैसी थी। जीन्स के ऊपर सुर्ख रंग का कोट पहना हुआ था, बालों को खुला छोड़ा हुआ था, सर पर ऊनी कैप पहनी हुई थी, आंखों में मस्कारा लगाया हुआ था, हल्के से मेकअप में बेहद हसीन लग रही थी। एक तो तुम मिडिल क्लास फैमिलीज के यही रोने होते हैं और मुझे कह रहे हो कि मैं नाशुक्री हूँ। ऊपर से तुम्हारे घर वालों ने ज़बरदस्ती मुझे यहाँ भेज दिया है। वैसे इनका बस नहीं चल रहा था, सब साथ में आ जाते। मेज़ पर ज़ोर से हाथ मारा। जब मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट दिया था कि हम वर्ल्ड टूर पर जाएं, तो तुम्हें इस बात पर भी मसला था कि सब ये ना बोलें कि ससुराल वालों ने खर्चा उठाया था। लहजे में शदीद बदतमीज़ी थी। तुम्हें मेरी माली हैसियत का पहले से पता था। रज़ा सख्त लहजे में बोला। माई फुट, माली हैसियत मुँह बसूर कर बोली। मैंने अभी अपना कारोबार शुरू किया है, इसको स्टैंड करने में टाइम लगेगा। मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, फिर खाना ऑर्डर करते हैं। अपनी कुर्सी खसकाई और वहाँ से उठकर चला गया। दिल तो कह रहा है कि पूरे होटल को आग लगा दो। अपना मोबाइल हाथ में लिया और गुस्से से अपने शोहर को जाते हुए देखा। अपनी अम्मी को कॉल मिलाई। मैं सुबह वापस आ रही हूँ, सब क्या सोचेंगे कि समरीन फुरकान ने अपना हनीमून मरी में गुजारा है। तंजिया लहजे में बोली, तुम्हारी आवाज़ कट रही है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। आंटी फरहत अच्छे से जानती थी कि इनकी बेटी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती। अपनी कुर्सी से उठी, अपना एक हाथ कोट की जेब में डालकर कुछ दूर जाकर खड़ी हुई। रात का वक्त है, यहाँ पहाड़ से नीचे देखो तो सारा शहर अंधेरे की रोशनी में खूबसूरत लग रहा था। अपनी माँ को गुस्से की वजह बताई। मैं तो पहले ही इस शादी से ना खुश थी, तुम पर न जाने क्या भूत सवार हो गया था। मेरा इन तंग गलियों में दम घुटता है। अब्बू ने कहा था वो नया घर बना कर देगा। तुम अपना मूड ऑफ ना करो, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ। रज़ा को अपने साथ बिजनेस में शामिल कर लें। वैसे वो बहुत टेढ़ी हड्डी है, इतनी जल्दी नहीं मानेगा, पर मैं भी नहीं छोड़ने वाली। अपनी सारी ज़िंदगी इस खंडरनुमा घर में तो नहीं गुजारूंगी। सिग्नल की वजह से आवाज़ कट रही थी, इसलिए फ़ोन जल्द बंद कर दिया गया। रात के अंधेरे में शहर से दूर ये जगह बहुत पुरसकून थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। समीर एक पल के लिए अपना सारा गुस्सा भूल गई। आसपास मौजूद कुछ लोग खुशगपियों में मसरूफ़ थे। कुछ लोग रेहड़ी पर लगे स्टॉल से चीज़ें खरीद रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सांस फूली हुई थी। समीर ने चूक गई। हैरत से अपने पास खड़े शख्स को देखा जो घबराया हुआ इसे देख रहा था।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मालूम है कि मैं कितना परेशान हो गया था। रज़ा इसके सर पर खड़ा ऐसे घूर रहा था। वो अम्मी का फ़ोन आया था तो सिग्नल नहीं आ रहे थे, इसलिए इधर आ गई। आपको क्या हुआ है? लहजा पुरसुकून था। मैं डर गया था कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। गहरी सांस ली। हाँ, मैं कोई बच्ची हूँ। समीन को इसे अपने लिए यूँ फ़िक्रमंद देख कर अच्छा लगा। अपने दोनों बाजू पीछे लगी रेलिंग पर टकाए। इसके सामने रज़ा खड़ा था और इसके पीछे सारा शहर था। क्या आपको किसी से मोहब्बत हुई? रज़ा की आंखों में देखकर पूछा। रज़ा ने भूरे रंग के पैंट के ऊपर काले रंग का कोट पहना हुआ था। सर के बाल बेतरतीब थे। कुछ लड़कियों ने गुजरते हुए इसे मुड़कर देखा था। वो हज़ारों में मुनफरद नजर आने वाला शख्स था। ये कैसा सवाल है? रज़ा हल्का सा मुस्कुराया। जवाब दें। अपने दोनों हाथों को कोट की जेब में डाले इसके सामने खड़ी हो गई। नहीं, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई। और मुझसे? तुम तो मेरी बीवी हो। माथे पर बल पड़ा। तो क्या बीवी से मोहब्बत नहीं होती क्या? समरीन के चेहरे का रंग बदल गया। अरे मेरा मतलब था तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो। मुझे कभी किसी और से मोहब्बत नहीं हुई। इसका हाथ पकड़कर वापस इसे मेज़ तक ले गया। कुछ खा लें, बहुत भूख लगी है। दोनों होटल में मौजूद थे। समरीन को इसकी ये हरकत बहुत पसंद आई। वो बहुत सादा था। खाने का ऑर्डर दिया। वेटर खाना रख कर चला गया। अपनी तारीफ सुनकर इसे बहुत खुशी हुई। वो जगह अब इसे बहुत अच्छी लगने लगी। समरीन का सारा गुस्सा और उदासी झाग की तरह गायब हो गई। अब वापस जाकर इस खंडरनुमा घर से शिफ्ट होना था और अपने शौहर को राज़ी करना था कि वो अपने ससुर के साथ कारोबार शुरू कर ले। अस्पताल के लेबर रूम के बाहर वो सर झुकाए बैठा था। ट्राउजर के ऊपर टी शर्ट पहनी हुई थी। सर्दी से बचने के लिए जैकेट पहनी हुई थी। पैरों में जॉगर्स थे। सर पर ऊनी कैप थी। दुआ करो सब खैरियत से हो जाए। अंकल आसिम ने सर झुकाए कहा। डॉक्टर कह रहे थे सेहत काफ़ी कमज़ोर है। बीबी काफ़ी शूट कर गया था। अदनान परेशानी से बोला। अल्लाह अपनी रहमत करेगा। उन्होंने तसल्ली दी। लेबर रूम का दरवाज़ा खोला। नर्स बाहर आई। अदनान फ़ौरन खड़ा हो गया। आंटी आसिया, अदनान की वालदा के हाथों में मौजूद तस्वीर की रफ्तार तेज़ हो गई। घुटनों में दर्द की वजह से वो कुर्सी पर आलती पालती मारे बैठी थी। गर्म शॉल ओढ़े हुए थी। मुबारक हो, बेटा हुआ है। नर्स ने मुस्कुराकर कहा। मेरी बीवी कैसी है? और बच्चा? रज़ा की सांसें अटकी हुई थी। शुक्र है दोनों ठीक हैं। अभी इन्हें रूम में शिफ्ट कर देते हैं। नर्स वहाँ से जाने लगी तो आंटी आसी ने फ़ौरन अपने बैग से कुछ पैसे निकालकर नर्स को थमाए। मैं घर पर सबको खबर देता हूँ और सब इंतज़ार कर रहे होंगे। अंकल आसिफ वहाँ से चले गए। मशाल और इसके बच्चे को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। सासू माँ बहुत खुश थी। वो लगातार दुआएं पढ़ कर फूंक रही थी। गर्चा दोनों सास बहू साथ नहीं रहते थे, पर जब भी सासू माँ इनके पास रहने आती, मशाल इनकी खूब खिदमत करती, जिनकी वजह से सासू माँ अपनी बहू से खुश थी। अलबत्ता दोनों नंदों से खुशगवार ताल्लुकात ना थे। छोटी नंद ज़ारा की यही कोशिश होती कि वो इनके पास शिफ्ट हो जाए। हैदर अपने छोटे को लेकर लिए बेड पर बैठा था। छोटी बहन पास सो रही थी। वो भी स्कूल जाने लगी थी। मशाल अपने घर अस्पताल से वापस आ गई थी। इस ज़ात पाक ने फिर इसे खुशियों से नवाजा था। रज़ा की अपनी बर्तनों की दुकान थी। शादी के चंद साल पहले वो जर्मनी में रहा, फिर पाकिस्तान शिफ्ट हो गया था। अब भी वापस जा रहे हैं। चंद दिन रुक कर चले जाना। सासू माँ भी रुक जाती। मशाल हाथ में फीडर ली कमरे में दाखिल हुई। मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। अपनी अम्मी या छोटी बहन को बुला लो अपने पास। अदनान कमरे में लगे हीटर की स्पीड बढ़ा दी। इससे पहले मशाल कुछ कहती, ज़ारा और सासू माँ कमरे में दाखिल हुई और सोफे पर बैठ गई। मशाल अपने बच्चों के पास बेड पर बैठ गई। मैं पास रुक जाती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भाभी तो कभी नहीं चाहेंगी कि मैं अपने भाई के घर रुक जाऊँ। फ़ौरन शिकवा किया और चुपती नज़रों से मशाल को देखा। ज़रा आप ही, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ। बच्चों को अरसा हो गया है अपने भाई घर गए हुए, इधर ही छोटे का हकीका करेंगे। मशाल ने अपने शौहर की तरफ देखा जो अपने बच्चों के पास बैठा हुआ था। नहीं, हम आज ही वापस जाएंगे, तुम इधर ही रहो, कोई ज़रूरत नहीं इधर आने की। हम इधर मिठाई तकसीम कर देंगे। आंटी आसिया फट बोली। किस चीज़ की मिठाई? ज़ारा ने तंज़िया मुस्कुराकर अपने भाई की तरफ देखा। आंटी आसिया ने अपनी बेटी को कोनी मारी। अदनान ने अपनी बहन को घूर कर देखा और इसे आंखों में कुछ इशारा किया। मशाल काफ़ी दिनों से नोट कर रही थी कि अदनान काफ़ी बदला हुआ है और इससे कुछ छुपा रहा है और कितनी बार साथ जाने का कह चुकी थी, पर अदनान हर बार टाल देता। शाम को अदनान अपनी अम्मी और बहन के साथ वापस अपने घर चला गया और इधर मशाल फिर अकेली होगी। वो वापस भी शिफ्ट होना चाहती थी, पर सासू माँ ने साफ इनकार कर दिया। अदनान ने अपने छोटे बेटे का नाम हसीब रखा। अमर और हमाद अक्सर मशाल से मिलने आ जाते। हमाद भी अपनी वकालत की तालीम मुकम्मल कर ली। दिसंबर के महीने के इख्तिताम था। हैदर और आयशा को स्कूल से सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। हमाद और आंटी कोमल मशाल के घर आए हुए थे। ये आज कल अदनान अपना ज़्यादा वक्त अपनी माँ के पास नहीं गुजारते, इससे अपने बच्चों को भी टाइम दी। आंटी कोमल नन्हे हसीब को गोद में लिए बैठी थी। इनका काम काफ़ी बढ़ गया है, वैसे अक्सर आते जाते रहते हैं। मशाल कपड़ों को इस्त्री कर रही थी। बच्चों को छुट्टियां हैं, ऐसा करो तुम बच्चों को लेकर वहाँ चली जाओ। हसीब
आपका कंबल ठीक? या हाँ ये ठीक रहेगा, अम्मी ठीक कह रही हैं। हमाद बच्चों को लेकर अंदर दाखिल हुआ जो अभी बाहर से घूम कर आए थे। आते टीवी लॉन्च में इनके साथ बैठ गया। आप ऐसा करें कि अपने शौहर को सरप्राइज़ दें। चुपके से जाकर छापा मारे, अपने बालों में हाथ फेरा और आंख मारी। तुम पैकिंग करो, हमाद तुमको छोड़ आएगा। खबरदार जो इनकार किया या दरान की नाराज़गी की वजह से इनकार किया। हसीब भी अब 1 माह का हो गया है। आंटी कोमल ने के लहजे में अपनी बेटी के लिए फिक्र थी। और फ़ोन मत करना वरना दरान को फिर कोई बहाना बनाएगा। मशाल ने अपना सामान पैक कर लिया और वो यूं जाना नहीं चाहती थी पर अपनी अम्मी और भाई की वजह से खामोश होगी। बच्चों को स्कूल से छुट्टियां शुरू हो गई थी। हमाद सुबह ही पहुंच गया था। मशाल ने अपना और बच्चों का सामान पैक कर लिया। अपनी सास और नंदो जेठानी के लिए तोहफे भी खरीद लिए। एक दिन पहले पार्लर से तैयार होकर आई। मशाल ने क्रीम रंग के ट्राउज़र के साथ सब्ज़ रंग की कमीज़, ज़ेबतन की, बालों की चुटियाँ बनाई, भूरे रंग का कोट पहना। दिल में खौफ भी था कि दरान नाराज़ ना हो जाए। फिर खुद को तसल्ली दी, बच्चों को देखकर गुस्सा नहीं करेगा। हमाद ने ड्राइविंग सीट संभाली। बच्चे बहुत खुश थे। चंद घंटों का रास्ता तय करने के बाद घर पहुंचे। दोपहर का वक्त था। मशाल बच्चों के साथ घर में दाखिल हुई। हमाद बाहर ही से अपने दोस्त के घर चला गया। काफ़ी सालों बाद आई थी। घर बिल्कुल वैसा ही था। मशाल गोद में हसीब को लिए हॉल में खड़ी थी। हैदर और आयशा भी पास ही खड़े थे। मशाल ने अपनी जेठानी के कमरे का दरवाज़ा नॉक किया। दरवाज़ा खुला। नादी अपने कमरे से बाहर आई। फैज़ान भाई भी साथ थे। वो दोनों मशाल और इसके बच्चों को यूं देखकर हैरान रह गए। सासू माँ पड़ोस में किसी काम से गई हुई थी। नादिया भाभी आप अंदर कमरे में हैं। अदनान कहाँ है? मशाल अपनी जेठानी से मिली। भाभी वो फैज़ान भाई कहते कहते रुक गए। आप बताकर आ जाती। छोटी को गोद में उठा लिया। हम खाना खाने वाले थे। आए पहले खाना खा ले। नादिया ने इन्हें टीवी हॉल में लाकर बैठा दिया। इसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मैं अपने कमरे में जाती हूँ। फैज़ान भाई अदान कब तक आएंगे? आज तो इनकी दुकान बंद होती है ना। मशाल अपने कमरे में जाने लगी। वो आता होगा, आप नीचे बैठें। फैज़ान भाई इसके कमरे में जाने से रोक रहे थे। मशाल अपने बच्चों को लेकर ऊपर वाली मंजिल में आ गई। कमरे का सारा सामान बाहर पड़ा हुआ था। बच्चे भी साथ थे। दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुई। कमरे में पेंट हो रहा था। मामा पापा कब आएंगे? हैदर ने पूछा। बेटा अभी आ जाएंगे, आपके ताया अब्बू फ़ोन करते हैं। कमरे का जायज़ा लिया। आओ नीचे चलते हैं। अपनी शॉल ठीक की। हसीब को गोद में लिए ज़ीनी उतर कर नीचे आई। दोपहर हो चुकी थी। तुम्हें मना किया था यहाँ आने से। सासू माँ घर में दाखिल हुई। मशाल पर नज़र पड़ते ही अपनी कमर पर हाथ रखकर गुस्से से बोली। मशाल जो बहुत खुश थी अपनी सास का ये रवैया और लहजा देखकर हैरान रह गई। हैदर भागकर अपनी दादी से चिपक गया। छोटी अपनी माँ से चिपक गई। नादिया चादर ओढ़े अपने शौहर के साथ इधर खड़ी थी। सब टीवी हॉल में मौजूद थे। भाभी आए बैठे तो फ़िज़ा ने अपनी माँ को भी बैठने का इशारा किया और फिर से छोटी को अपनी गोद में ले लिया। तुम फ़ोन नहीं कर सकती थी? आसिया आंटी का पारा चढ़ा हुआ था। मशाल आखिरी ज़ीने पर खड़ी थी। इसकी सारी खुशी मानद पड़ गई। शौक से अपनी जेठानी को देख रही थी। घर में सन्नाटा छा गया। तभी गेट खुलने की आवाज़ आई। अदनान अंदर दाखिल हुआ। काले रंग के कोट के साथ सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। बाल सलीके से बनाए हुए थे। हैदर और छोटी भागकर अपने बाप से चिपक गई। अदनान इन्हें देखकर शॉक में रह गया। इससे ज़्यादा शॉक मशाल को लगा जो उसने देखा कि इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। बारिश ने मौसम को काफ़ी खुशगवार बना दिया था। ठंडी हवाएं चल रही थी। गर्मी का जोर काफ़ी दिनों के बाद जाकर टूटा था। आसमान से अब भी बिजली चमक रही थी। खिड़की का पट खुला हुआ था। बारिश की बूंद से कमरे का कारपेट भीग चुका था। जीन्स के ऊपर बिना आस्तीन की शर्ट पहने वो बड़े मज़े से बेड के ऊपर पेट के बल लेटे हाथ में रिमोट पकड़े चैनल तब्दील कर रही थी। पास ही चिप्स के पैकेट पड़े हुए थे। बाल गीले थे इसलिए इशानों पर बिखरे हुए थे। टीवी की आवाज़ बहुत ऊंची थी। कमरे में मौजूद सोफे पर कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। दरवाज़ा खुला। रज़ा अंदर दाखिल हुआ। गंदमी रंग की शलवार कमीज़ पहनी और दरवाजे के पास ही रुक गया। पहले कमरे की हालत पर नज़र डाली, फिर अपनी बेगम पर। फ़ौरन खिड़की का पट ज़ोर से बंद किया। पर्दा भी भीग चुका था। तुमने ये कमरे की क्या हालत बनाई हुई है? रज़ा टीवी के आगे खड़ा हो गया और अपने हाथ से इशारा किया। समरीन सीधी होकर बैठ गई। बालों को अपने कंधे से आगे की तरफ किया और इशारे चाहे क्या हुआ है? ज़रा सा कारपेट तो गीला हुआ है, कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर तुम खिड़की बंद कर देती तो क्या हर्ज था? सुबह से ये कपड़ों का ढेर इधर पड़ा है, क्या तुम इन्हें संभाल नहीं सकती? लहजा कड़वा था। समरीन ने इससे पहले भी अक्सर ऐसी हरकत कर चुकी थी। अपनी माँ को बोलो कि आकर संभालें। वो ज़ोर से चिल्लाई। मैंने पहले ही कहा था कि मुझसे नहीं होते ये घरेलू काम। और ये कारपेट कौन सा नया था जो तुम्हें हॉल उठ रहे हैं? बेड से उतर कर नीचे खड़ी हुई रज़ा ने बेड से टीवी का रिमोट उठाया, टीवी बंद किया और रिमोट वापस पटक दिया। ये तुम्हारे घर की मेड किरण यहाँ किचन में क्या कर रही है? रज़ा का पारा भी चढ़ गया। मेरे काम करने के लिए आई है, अब क्या मैं किचन या घर के काम करूँगी? माथे पर बल डालकर बोली। इसको बोलो यहाँ से जाए। उंगली दिखाकर बोला। वो नहीं जाएगी। जब बाबा ने कहा था मेरे साथ कारोबार कर लो और नए घर शिफ्ट हो जाओ तो क्या
तो क्या तुमने इनकी बात मानी थी? तब तो तुम्हारी बड़ी अना का मसला था, अब मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? समीर ने तुर्क की जवाब दिया। पहली बात, मैं इनके साथ काम नहीं करूंगा। दूसरी बात, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं फ़िलहाल नया घर ले सकूं। गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकल गया। समीन और रज़ा की लड़ाइयाँ रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही थी। रज़ा जितना अपने आप को ठंडा रखता, समीन का गुस्सा इतना चढ़ता रहता। फूफी भी की लड़ाइयों से तंग आ गई थी। आंटी फरहद हमेशा अपनी बेटी का साथ देती हैं। आज वो दोबारा लड़का अपने घर आ गई थी। रात को अपना मूड ठीक करने के लिए शॉपिंग करने चली गई थी। सिद्रा को भी इसके घर से पिक कर लिया था। नाइट टाइट जीन्स के ऊपर एयरलाइन फ्रॉक पहनी हुई थी। बालों की चुटियाँ बनाई हुई थी। पैरों में हाई हील थी। गले में स्कार्फ डाला हुआ था। ये शर्ट कैसी रहेगी? सिद्रा ने एक शर्ट रैक से उठाकर समीन को दिखाई। हाँ, अच्छी है, तुम पर ये कलर सूट करता है। चेहरे पर हाईलाइट को कान के पीछे किया। कैसी हो? एक शख्स पैंट कोट पहने समीन के पास खड़ा था। समीन और सिद्रा दोनों ने मुड़कर देखा। फहद दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले खड़ा था। बालों को जेल लगा हुआ था। हल्की सी दाढ़ी बड़ी हुई थी। तुमने शादी कर ली? मुबारक को स्पार लहजे में बोला वो। इससे पहले समीर कोई जवाब देती फहद वहाँ से चला गया। इसकी आंखों में तकलीफ थी जिसे समीर ने महसूस किया था। वैसे एक बात कहूँ, मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम शादी के बाद बहुत बदल गई हो। सिद्रा ने जूस का सिप लिया। दोनों इस वक्त फूड शॉप पर बैठी थी। मतलब समीर का मूड ऑफ हो गया था। मतलब ये कि तुमने रज़ा में क्या देखकर शादी की है? अपने दोनों बाजू मेज़ पर रखकर सामने बैठी हुई लड़की की तरफ मतवज्जो हुई। शीशे में अपनी शक्ल देखी है क्या? तुम तो वो समरीन लगती ही नहीं। अपनी दोस्त के लिए इसे बुरा लग रहा था। बस शायद किस्मत में लिखा था। नजरें चुराकर बोली, सच पूछो पछता रही हूँ? कुछ देर रुककर बोली, दिमाग कहीं और था। तुम्हारी शक्ल देखकर साफ लगता है तुम इस शादी से खुश नहीं हो। मेरा दम घुटता है। इस घर में ज़िंदगी अज़ाब बना दी इस शख्स ने और इसके घर वालों ने। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। समरीन ने अपना ज़ब्त खो दिया। मैं सीधी बात करती हूँ तो क्या सोचा तुमने? क्या तुम अपनी सारी ज़िंदगी रज़ा के साथ गुजार दोगी? मोबाइल पर टाइम देखा। सिद्रा की बात पर समरीन खामोश हो गई। इसे लग रहा था कि जल्द शादी करके इसने गलती कर दी। दोनों ने खामोशी से अपना खाना खाया। वापसी पर सिद्रा को इसके घर ड्रॉप किया और अपने वालिदैन के घर आ गई। सारा रास्ता फहद के बारे में सोचती रही। मिस्टर फुरकान और आंटी फहद घर पर नहीं थी। नीलम की शादी हो चुकी थी। किरण से कहकर अपने लिए कॉफ़ी बनवाई। अपने कमरे में आकर बंद हो गई। अपने कपड़े तब्दील किए और कॉफ़ी का कप लेकर बालकोनी में आकर बैठ गई। मोबाइल पर रिंग हुई। अपना मोबाइल देखा तो फहद की कॉल थी। तुमने मुझे बताए बगैर शादी कर ली? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, तुम भी मुझे बताए बगैर मुल्क से बाहर चले गए? तो समरीन जलकर बोली, यार बिज़नेस के काम से गया था, बिज़ी था, इसलिए तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर पाए। तुम्हें पता है मैंने अपने वालिदैन से तुम्हारे बारे में बात कर ली थी। अगर तुम मुझे बता कर जाते, क्या तुम इस शादी से खुश हो? इसकी बात काट दी। मैं अभी भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसका फ़ैसला तुमने करना है। मैं तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करूँगा। ये कहकर कॉल काट दी। समीर इसकी बात पर हैरान है कि कितनी आसानी से इतनी बड़ी बात कह गया था। इससे शादी से वाकई खुश नहीं थी। मोबाइल साइड पर रख दिया। कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी। कॉलेज के वो दिन याद है जो इसने फहद के साथ गुजारे थे। इससे कितना खुश रखता था, कितनी तारीफ़ें करता था इसकी खूबसूरती की। इसके साथ बिताया हर पल बहुत हसीन था। रज़ा ने कभी इसकी तारीफ़ नहीं की। हमेशा घर कारोबार के सिलसिले में मसरूफ़ था। जब से शादी हुई थी एक बार इसे शॉपिंग करवाने ले गया था। ऊपर से इतनी रोक टोक कि ये ना करो, वो ना करो, वहाँ ना जाओ। मैं रज़ा के साथ नहीं रह सकती। मेरा और इसका जोड़ नहीं है। मैं यूँ सिसक कर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। कॉफ़ी का कप अंदर मेज़ पर ला कर रख दिया। कमरे की लाइट ऑफ की और अपने बिस्तर पर आकर लेट की। मोबाइल पर मैसेज देखे। रज़ा ने ना कॉल की और ना ही कोई मैसेज किया। इसे पक्का यकीन था कि अम्मी इसका साथ ज़रूर देंगी। सारी रात इस ही बारे में सोचती रही। अगली सुबह जब नाश्ते के लिए आई, सादी सी शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, बालों की पोनी बनाई हुई थी। मिस्टर फुरकान और आंटी फरहद नाश्ता करे थे। वो भी पास आकर बैठ गई। मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। मैं रज़ा के साथ नहीं रह सकती। अपने वालिद पर नज़र डाली जो अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थे। क्यों, क्या हुआ है? क्या कोई झगड़ा हुआ है? मिस्टर फुरकान ने अखबार साइड पर रख दिया। लहजा बहुत सख्त था। मैंने आपकी खुशी के लिए शादी की थी, पर वो घर किसी कैसे कम नहीं है और रज़ा को अपनी फैमिली के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। मैं तो जैसे इसके लिए हूँ ही नहीं। समरीन हिम्मत करके बोली। साथ में आंखों से आंसू भी बहे। मैंने तो पहले ही कहा था। आंटी फरहद बोली, मैं इससे कहूँगा कि लहदा घर ले और मेरे साथ कारोबार करे। अभी चंद माह हुए हैं तुम्हारी शादी को, लोग क्या कहेंगे? मिस्टर फुरकान अभी शौक में थे। वो कभी नहीं मानेगा। पुप्पो इसे कभी अलहदगी इख्तियार नहीं करने देंगी। सालों लग जाएंगे इसे कारोबार को सेट करते हुए। मेरा क्या बनेगा? अपने आंसू साफ किए। मैं इससे बात करूंगा। मिस्टर फुरकान ने मेज़ से अपनी ऐनक उठाई और वहाँ से चले गए। आंटी फरहद ने अपनी बेटी का साथ दिया। समरीन अपने कमरे में आ गई। वो पक्का फैसला कर चुकी थी कि अब किसी सूरत वापस नहीं जाएगी। अपने कमरे के चक्कर लगाने लगी। नीलम से भी बात कर ली। वो इसका साथ देने को तैयार थी। मिस्टर फुरकान ने रज़ा से बात की। शुरू में वो अलहदा होने को तैयार ना था। जब समरीन ने तलाक की बात की तो
फुप्पो समरीन की बात मान गई। इधर समरीन और फ़हद की मुलाकातें शुरू हो गई। फ़हद ने इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। रज़ा ने अलहदा घर ले लिया। मिस्टर फुरकान किसी काम से दूसरे मुल्क गए हुए थे, जिसका फ़ायदा उठाकर समरीन ने रज़ा को खुला के कागजात भेज दिए। रज़ा ने इसे तलाक दे दी। जब मिस्टर फुरकान वापस आए तो आंटी फरहत और समरीन दोनों ने सारा इल्ज़ाम रज़ा पर लगा दिया कि वो उनके घर आकर बहुत बदतमीज़ी और झगड़ा करके गया है। मिस्टर फुरकान को यकीन नहीं आया कि रज़ा ऐसा भी कर सकता है, पर अपनी बीवी और बेटी के आगे खामोश हो गए। समरीन की खुशी की इंतहा ना थी। इससे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा, रज़ा से इसकी जान इतनी जल्दी छूट जाएगी। इंसान सोचता कुछ है पर फैसला अल्लाह की ज़ात करती है। समरीन ये बात भूल गई थी। अपनी इद्दत के दिन इसने मुश्किल से काटे। अपनी इद्दत के चंद दिन बाद ही फ़हद से मिलना शुरू हो गई। चंद दिनों बाद ही फ़हद ने रिश्ता भेज दिया। 3 माह बाद फ़हद और समरीन की शादी हो गई। समरीन और फ़हद की ये शादी ज़्यादा अरसा तक ना चल सकी। तकरीबन 8 माह बाद दोनों की पहले लैदगी हुई और फिर तलाक हो गई। समरीन फिर अपने माँ बाप के घर आ गई। मिस्टर फुरकान का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से इनका कारोबार ख़त्म हो गया। सिर्फ चंद दुकानें थी जहाँ से किराया आता था, जिससे आंटी फरहत और समरीन अपना गुजारा करने लगी थी। हमाद अपनी बहन के ससुराल वापस आ गया था। अपने जिस दोस्त से वो मिलने गया था, इससे मुलाकात ना हो सकी। जब हमाद घर में दाखिल हुआ तो वो भी सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। अदनान किसी लड़की के साथ था। साड़ी पहनी हुई लड़की काफ़ी मॉडर्न मालूम होती थी। मशाल स्टेडियम में गुमसुम खड़ी थी। ये बच्ची और ये लड़की कौन है? साड़ी पहनी हुई लड़की ने अदनान से सवाल किया। दोनों का हाथ अब भी एक दूसरे के हाथ में था। हैदर और छोटी अपने बाप के पास खड़े थे। फैज़ान और नादिया एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। इनके बच्चे स्कूल गए हुए थे। आंटी आसिया के चेहरे पर कोई तासुर ना था। घर में हू का आलम था। छोटी बार बार जिद करने लगी अपने पापा से कि मुझे अपनी गोद में उठा ले। तुम तो जैसे जानती ही नहीं हो ये कौन है। आंटी आसिया के लहजे में कुछ तंज था। लगता है हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हमारे अपनी बहन को चलने का इशारा किया। मशाल अब भी बुत बने खड़ी थी। तो नहीं आना था, ये मेरा घर है। साड़ी पहनी हुई लड़की अब ज़ोर से चीखी, जाओ ये मेरा है, निकल जाओ मेरे घर। वो मशाल की तरफ देखकर चलाई। अपना मुंह बंद रखो। पहली बार अदनान रज़ा समरीन की तरफ अपनी उंगली दिखाकर बोला, मशाल तुम बैठो। अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। लहजा बहुत नरम था। समरीन का बस नहीं जा रहा था। मशाल को इस घर से दिक्के देकर निकाल दे, मुझे घर जाना है। मशाल ने हसीब को हमाद को थमाया। हैदर का बाजू पकड़ा। छोटी को अदनान से ले लिया। चेहरा आंसू से भीग चुका था। आंटी आसिया ने अपनी बहू और बच्चों को रोकने की कोशिश की। मशाल वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। वो अपने बच्चों को गेट तक ले आई। समरीन गुस्से से अपने कमरे में आ गई। मेरी बात सुनो मशाल। अदनान रज़ा गेट तक आया। हमाद ने बच्चों को ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा दिया। मशाल भी गाड़ी में बैठ गई। हमाद एक पल रुका, अपने बहनोई पर नज़र डाली। कहना तो बहुत कुछ चाहता था पर खामोश हो गया। खुद भी गाड़ी में बैठा और गाड़ी घर की तरफ भगा दी। मशाल अपने घर आगे सारा रास्ता खामोशी रही। हमाद जो हर वक्त बोलता रहता था वो भी चुप रहा। घर आकर मशाल ने अपने कपड़े बदले, अपने बच्चों को खाना खिलाया। इनको सुलाने बाद अपने कमरे में आ गई। रात हो चुकी थी। कमरे की लाइट ऑफ थी। हमाद अपने घर चला गया था। इसे सख्ती से मना कर दिया था कि घर जाकर कुछ ना बताए। मशाल सोफे पर बैठी थी। इतनी सख्त ठंड में भी कमरे की खिड़कियाँ खुली हुई थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था जो इसने देखा था। मोबाइल पर रिंग हुई। नादिया भाभी की कॉल थी। तुम ठीक हो? सासू माँ तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हो रही हैं। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आप सब ने मुझे धोखा दिया है। मशाल सिसकियाँ लेकर रोने लगी। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। नादिया को इसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, यही लड़की अदनान की पहली बीवी रह चुकी है। सासू माँ समरीन की फुफो लगती हैं। अदनान से पहली शादी करने के बाद इसने तलाक ले ली। बहुत लड़ाई झगड़े करती थी। तलाक के बाद अपने कॉलेज के किसी दोस्त से शादी कर ली। भाभी इन सब में मेरा क्या कसूर है? मशाल अब भी रो रही थी। मशाल मैं तुम्हारी तकलीफ़ समझ सकती हूँ। समरीन को न जाने किन वजूहात पर वहाँ से भी तलाक हो गई। इन ही दिनों इसके वालिद का इंतकाल हो गया। इसकी अम्मी अपनी नंद के पास रोती हुई आई कि इसकी बेटी को माफ़ कर दें। सासू माँ नहीं मानी। उन्होंने अम्मी के पैर पकड़ लिए, इनको अपने महरूम भाई के वास्ते दिए। रज़ा भाई से भी माफ़ी मांगी। हालात से तंग आकर सासू माँ ने बड़ी मुश्किल से अदनान को राज़ी करके ये शादी करवाई। नादिया ने इसे सारी कहानी सुना दी, इसे कुछ तसल्ली दी और फ़ोन बंद कर दिया। मशाल के आंसू थम ही नहीं रहे थे। अपने शोर से इसे ये उम्मीद ना थी कि वो इसे धोखा देगा। फ़ौरन की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद अदनान कमरे में दाखिल हुआ। कमरे की लाइट ऑन की, अपनी बेगम पर नज़र डाली। सबसे पहले कमरे की खिड़कियाँ बंद की। वो इसी हुलिये में थी। अलमारी से शॉल निकाल कर अपनी बेगम पर दी। मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। अदनान खुद इसके पास सोफे पर बैठ गया। मशाल चुप रही। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। लहजे में बहुत दुख था। मशाल उठकर जाने लगी तो इसका हाथ पकड़ लिया। इसका जिस्म बुखार से तप रहा था, आंखें सूजी हुई थी। तुम्हें तो बुखार है, तुमने अपनी ये क्या हालत बना ली। मशाल को ज़बरदस्ती बेड पर लटाया।
किया, हमाद को फ़ोन कर दिया, खुद किचन में जाकर इसके लिए चाय बना कर लाया। थोड़ी देर बाद हमाद डॉक्टर को ले आया, डॉक्टर इसे दवा देकर चला गया। मिशाल को चाय के साथ कुछ खाने को दिया, इसे दवा देकर सुला दिया। अदनान ने हमाद को सारी सूरत से आगाह किया, किन वजूहत की बिना पर इसने ये शादी की। हमाद ने सारी बात बड़े आराम से सुनी, इतना वो भी जानता था कि रज़ा अच्छा इंसान है। अगले चंद दिन मशासत बीमार में मुब्तला रज़ा से इसने कोई बात नहीं की थी। अदनान चंद दिन वहीं रहा, अपने कारोबार के सिलसिले इससे वापस जाना पड़ा। रज़ा जानता था कि समरीन भी इससे झगड़ा करेगी। रज़ा को तसल्ली थी कि अम्मी को संभाल लेगी, क्योंकि समरीन सच जानती थी कि रज़ा शादीशुदा है और इसके बच्चे भी हैं और इसने ये शादी अपनी मर्ज़ी से की थी। मैंने अभी तक घर में कुछ नहीं बताया। हमाद अपनी बहन मशाल के पास किचन में बैठा था, दोनों के सामने चाय के कप मौजूद थे। बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मशाल का चेहरा उतरा हुआ था, लहजे में दुख और तकलीफ थी। तुम्हें पता है ना कि मैं वकील बन रहा हूं। हम अक्सर बहुत से केस देखते हैं जहां एक आदमी ने दूसरी शादी कर ली और अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी है। वो था तो इससे छोटा, पर बड़ों की तरह इसे समझा रहा था। सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ में बहुत प्यारा लग रहा था। अदनान बहुत अच्छा इंसान है। मेरा तुमको मशवरा है कि अपना घर कभी मत छोड़ना। अमल की शादी होने वाली है, ऐसा ना हो कि इसके ससुराल वाले बातें करें। अपने बच्चों का सोचो, वो अभी बहुत छोटे हैं। मशाल खामोशी से इनकी बातें सुन रही थी। इसकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर थी। मैंने अदालतों का माहौल देखा है, किस तरह औरतें अपने हकूक़ के लिए ज़लील व ख्वार होती हैं। अदनान भाई तुम्हें इस ही घर में रखेंगे, अपने शोहर को अपने से दूर मत जाने देना। हमाद के जाने के बाद मशाल ने इसकी बातों पर बहुत सोचा। अदनान रज़ा वाकई ना सिर्फ अच्छा शोहर बल्कि अच्छा बाप है। अपने वालिदैन को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। अपने बच्चों के बारे में भी सोचा, इसलिए खामोश रहने का फ़ैसला किया। अपने बाप की नसीहतें भी याद आई। इसे ये नहीं मालूम था कि आने वाले वक़्त में इसके साथ क्या होने वाला है। मशाल पहले से ज़्यादा खामोश रहने लगी। इस बात को 5 माह बीत चुके थे। अदनान पहले से ज़्यादा अपना वक़्त इस घर में गुजारने लगा था। सब कुछ पहले जैसा होने के बावजूद पहले जैसा नहीं रहा था। आज काफ़ी दिनों के बाद हमाद आया था, हैदर और छोटी को घुमाने ले गया था। क्या तुम मुझसे अब भी नाराज़ हो? अदनान हसीब को गोद में लिए बैठा था। नहीं, शायद यही मेरी किस्मत में लिखा था। मशाल बेड पर बैठी अपने बच्चों के कपड़े संभाल रही थी। तुम मेरी बहुत अच्छी बीवी हो, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। अदनान के लहजे में तकलीफ़ थी। तुमसे मैं और कोई झूठ नहीं बोलूँगा। समरीन की बेटी हुई है। मेरा मतलब है कि पिछले दिनों अल्लाह ने हमें एक बेटी से नवाजा है। नज़रें अपनी बेगम पर दी। आप ये घर मेरे नाम कर दें। लहजा सपाट था, बहुत जल्द हो जाएगा। हसीब का मुंह चूमा। मशाल ने अपना सर को खम दी और अपने काम में मसरूफ़ रही। इसने अभी तक अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था। अमल की शादी भी हो चुकी थी, हमाद का भी रिश्ता तय हो चुका था। शाम को अदनान ने अपने बच्चों के साथ वक़्त गुजारा। मिशाल ने सब के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ बनाए। रात को इससे वापस जाना था। वो अपना वीकेंड ज़्यादातर मिशाल के पास गुजारता था। इसके जाने के बाद बच्चे बहुत उदास हो जाते थे। इस बार मिशाल भी इसे रोकना चाहती थी। काफ़ी अरसे से अदनान रज़ा से नाराज़ थी। अदनान ने बहुत बार घूमने का प्रोग्राम बनाया, पर वो हर बार टाल देती। अपने शोहर से बहुत से शिकवे करना चाहती थी, हर बार की तरह टाल देती। इस बार भी अदनान रज़ा के जाने के बाद अपने कमरे में बैठी आंसू बहाती रही थी। बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे। इस बार पक्का फ़ैसला किया था, अगली बार जब अदनान आएगा तो वो ज़रूर घूमने जाएगी। जुलाई का मौसम था, सख्त गर्मी पड़ रही थी। आज वीकेंड था। मिशाल सुबह ही घर के सारे कामों से फारिग हो चुकी थी। अपने शोहर का फेवरेट सूट पहना, हल्का सा मेकअप किया, बच्चों को भी तैयार कर दिया था। किचन में खड़ी बिरयानी बना रही थी। गेट पर बेल हुई। हमाद घर में दाखिल हुआ। अंकल आसिम और कोमल आंटी भी साथ थे। अपने वालिदैन को यूँ देखकर हैरान रह गई। वो सब टीवी लॉन्च में खड़े थे। आप सब अचानक, मुझे फ़ोन भी नहीं किया। मशाल अपने वालिदैन से मिली। अपने कपड़े बदलो, हमारे साथ चलो। फरीद भाई भी साथ थे। क्या हुआ, आप सबको सब खैरियत तो है? मशाल ने यूँ देखकर परेशान होगी। मशाल, अदनान भाई का एक्सीडेंट हो गया है। मरियम ने मशाल को अपने साथ लगा लिया। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। फरीद ने अपनी बहन के सर पर हाथ रखा। मिशाल को लगा पूरी छत इस पर आ गिरी है। अगर हमाद इसे ना संभाला तो वो इधर फर्श पर गिर जाती। फैज़ान ने फ़ोन करके हमाद को अदनान के बारे में बताया था। मरियम ने बच्चों को तैयार किया और सब मशाल के ससुराल चले गए। मशाल की ज़िंदगी पूरी बदल गई थी। दूसरी तरफ वो पूरे ख़ानदान को पता चल गया था कि अदनान रज़ा ने 2 शादियाँ की हुई थी। मशाल अपने वालिदैन के घर आ गई थी। अदनान को गुजरे हुए 5 माह बीत चुके थे। जब भी कोई रिश्तेदार आता, तरह तरह के सवालात करता, तुमने आगे क्या सोचा है? मरियम रात को इसके पास आई। दोनों सोफे पर बैठी थी। मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। कभी कभी दिल करता है चीखे मार मार कर रोऊं। कभी सोचा ना था कि इस उम्र में बेवा हो जाऊंगी। मशाल ने पुराने कपड़े पहने हुए थे। सर के बाल बेतरतीब थे, आंखें सूजी हुई थी। मशाल, अपने बच्चों के बारे में सोचो, इन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। हैदर बहुत समझदार है। मरियम ने इसके हाथ को थामा। इनका तो
सोचकर तो ज़िंदा हूँ, आंसू बहने लगे। फरीदो तुम्हारे बाबा थोड़ी देर रुककर बोली, तुम हमारी शादी का सोच रही हैं? आस्था से बोली, क्या ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरे बच्चे भी हैं, इनका क्या बनेगा? गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया। क्या मैं और मेरे बच्चे इन पर बोझ हैं? मैं कल ही वापस अपने घर चली जाऊंगी। तुम कैसे अकेली कैसे रहोगी? वो घर तुम्हारे नाम है हमाद, वो घर बेचने का सोच रहा है। मैं जॉब कर लूँगी, और रही बात घर की सारी रकम तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसकी बात काट दी। अगर घर ना फ़रोख्त किया तो तुम्हारी सौकन कहीं केस ना कर दे कि इस घर में इसका भी हिस्सा है। हम सब इससे मिल चुके हैं। वो बहुत तेज़ औरत है। मरीम ने इसे समझाने की कोशिश की। वो सिर्फ मेरा घर है, मेरे बच्चों का हक है। गालों से अपने आंसू साफ़ किए। हाँ, घर तुम्हारा है। हमाद एक वकील है, वो बेहतर समझता है। अपनी नंदों को देखा था जब पिछले माह तुमसे मिलने आई थी, बार बार इस घर के बारे में बहाने से पूछ रही थी, और वो छोटी नंद इसका बस नहीं चल रहा था कि अभी इधर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, हमाद को बोलो वो घर फ़रोख्त कर दे, मैं इस रकम से गुजारा कर लूँगी, पर शादी के बारे में सोचना भी नहीं। आंसू फिर से बहने लगे। जज्बात से काम मत लो। अपनी अम्मी और अब्बू की हालत देखी है और कैसे गुजारा करोगी सारी ज़िंदगी। तुम्हें सच बताऊं, शायद अब्बू की नज़र में है एक रिश्ता। मरीम ने एक एक लफ्ज़ सोचकर बोला, अभी वक्त ही कितना गुजरा है, लोग क्या कहेंगे, और मेरा ससुराल। मशाल फिर से चीख पड़ी, मैं क्या कह सकती हूँ, लोगों की तो आदत है बातें बनाने की। बाकी रहा तुम्हारा ससुराल, तो उन्होंने कौन सा तुम्हारा या बच्चों का खर्चा उठाना है? जो इनका मसला होगा। मरी वहाँ से उठकर चली गई। मशाल इधर बुद्ध बनी बैठी रही। दूसरी शादी वो भी बच्चों के साथ अच्छे से जानती थी। बाबा एक बार जो सोच लेंगे करके छोड़ते हैं। इसके दो बच्चे हैं, मैं इसको बहुत प्यार से इसके दो बच्चे हैं, मैं इसको बहुत पहले से जानता हूँ। इधर लाहौर में ही रहता है। अंकल आसिम मशाल के पास बैठे थे। आंटी कोमल, फरीद भाई और हमाद भी कमरे में मौजूद थे, पर बाबा मशाल कहते कहते रुक गई। देखो बेटा, हम तुम्हारे वालिदैन हैं, तुम्हारा अच्छा ही सोचेंगे, इसे बस शादी की जल्दी है। अंकल आसिम बहुत दुखी थे। मेरे बच्चे, इनका क्या? मशाल, वो तुमको बच्चों के साथ कबूल करने को तैयार है। ये बहुत अच्छा रिश्ता है, मैं किसी सूरत इससे इनकार नहीं करूँगी। आंटी कोमल बोली, वो काफ़ी बीमार थी, मेरे बच्चे किस तरह किसी और को अपना बाप कहेंगे। मशाल चिढ़कर बोली, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम बस अल्लाह पर भरोसा रखो। फरीद ने इसे समझाया। इन सब के जाने के बाद हमाद ज़मीन पर अपनी बहन के पास से बैठ गया। मैं इस शख्स से मिल चुका हूँ, वो बहुत अच्छा इंसान है, सिंगल फादर है। क्या दूसरी शादी ज़रूरी है? वो सिसके लेते हुए बोली, अल्लाह ने इजाज़त दी है। अम्मी और अब्बू तुम्हारे दुख में कितनी तकलीफ़ में है। कल को फरीद भाई और भाभी अपने बच्चों के साथ अमेरिका चले जाएंगे। अम्मी अब्बू भी साथ जाएंगे। मुझे भी आगे पढ़ने के लिए लंदन जाना है। फिर तुम अकेली क्या करोगी? इतना आसान नहीं है सब संभालना। मशाल ने सबके आगे हार मान ली। घर फ़रोख्त कर दिया था और सारी रकम मशाल के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी थी। अदनान को गुजरे 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका था। मशाल की दूसरी शादी की तारीख तय हो चुकी थी। आंटी आसिया को इससे आगाह कर दिया गया था। मशाल अपना सामान पैक कर रही थी, पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। अपने दूसरे शोहर के बच्चों से मिल चुकी थी। वो दोनों हैदर से बड़े थे। दरवाजे पर नॉक हुआ। मरीम अंदर दाखिल हुई। ये चाय देने आई थी। शाम को तैयार रहना, अम्मी ने कहा है कि पोलैंड जाना है। अगरचा नंद भाभी का रिश्ता था, पर वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त भी थी। इससे मशाल के लिए बहुत बुरा लग रहा था। क्या कोई मेहमान आया है? मशाल ने चाय का कप लेते हुए सवाल किया। हाँ, सनम आई है अपने बच्चों के साथ। क्या मैं अंदर आ जाऊं? दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। सनम दरवाजे पर खड़ी थी। वो अंदर आकर इनके पास बैठ गई। सफ़ेद रंग की सादे से शलवार कमीज़ में मलबूस थी, सर पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। मैं ख़ास तुमसे मिलने आई हूँ, मशाल से मुखातिब हुई। मशाल और मरीम एक दूसरे को देखने लगी। मेरी भी दूसरी शादी हो चुकी है, मैं भी इस वक्त से गुजर चुकी हूँ। लोगों ने खूब बातें बनाई, ताने मारे, मजाक उड़ाया। मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला। इस माशरे में औरत का दूसरी शादी करना जुर्म बन जाता है। वो सर झुकाए बोल रही थी। मशाल और मरीम एक दूसरे का मुँह देख रही थी। तुम्हें पता है, जब मेरा पहला शौहर फौत हुआ था तो मेरे साबका ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने अपने बच्चों के साथ अपने मेके वापस आ गई। मेरे भाइयों ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया था। बात करते हुए सनम की आवाज़ कँपा रही थी। मेरे हालात इतने बुरे हो गए थे कि मेरे पास खाने के पैसे भी नहीं थे। हालात फाकों तक आ चुकी थी हालत फाकों तक आ चुकी थी। मदद करने के लिए कोई तैयार ना था, पर बातें हर किसी ने अपना हक समझ करके की थी। शायद अल्लाह को मुझ पर तरस आ गया था, इसलिए जब रिश्ता आया मैंने हाँ कह दी। बात करते हुए सनम की आंखें नम होंगी। मशाल और मरीम को लगा कि किसी ने इनके मुंह पर तमाचा मार दिया है। आज से चंद साल कबल कैसे दोनों ने सनम का मजाक उड़ाया था, सच जाने बिना कि कोई इंसान किस तकलीफ़ से गुजरा है। आज मशाल इस जगह खड़ी थी, अच्छे से समझ सकती थी कि सनम पर क्या बीती होगी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे।
लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना, शुक्र अदा करो कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ हैं। अब मैं चलती हूँ। मशाल के सर पर प्यार दिया और कमरे से चली गई। वो दोनों इधर बुत बनी बैठी रहीं। अपनी गलती का एहसास हुआ। अक्सर इंसान के अपने बड़े बोल इसके आगे आते हैं। बंदा वही काटता है जो उसने बोया होता है। इस रात मशाल ने वुज़ू किया और नमाज अदा की, अपने रब से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। बेशक वो ज़ात माफ़ कर देने वाली है। चंद दिन बाद मशाल की सादगी से शादी कर दी। फिर से बहुत से लोगों ने बातें की। शादी के बाद आंटी आसिया मशाल से मिलने आई। खुश तो वो नहीं थी, पर कर भी क्या सकती थी। मशाल ने अब भी वो 5 फूल संभाल कर रखे थे। गरचा अदनान ने दूसरी शादी कर ली थी, पर अपने बाबा की हुई नसीहतों से इनका वक़्त बहुत अच्छा गुजरा था। हमाद ने ठीक वक़्त पर घर फ़रोख्त कर दिया। समरीन की इस घर पर नज़र थी। अपनी सास से वो लड़ भी चुकी थी। जब मैंने कहा था कि मुझे अलग घर में शिफ्ट होना है, तब तो आपके पास पैसे नहीं थे। इसको क्यों अलग घर लेकर दिया था? इसको नसीब कहते हैं। मेरा बेटा इसके साथ बहुत खुश था और वो भी बहुत अच्छी थी। कभी मेरे बेटे से नहीं लड़ी थी। आसिया आंटी की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई थी। तो ना करते अपने बेटे की मेरे से शादी। समरीन अब भी नहीं बदली थी। तुम्हारी माँ ने आकर मिन्नतें की थी। पछता रही हूँ, मैंने अपने बेटे का सुकून बर्बाद कर दिया। पुप्पो फिर से रोने लगी। समरीन पैर पटकती वहाँ से चली गई। समरीन की भी 5 माह की बेटी थी। इसे दोबारा तलाक हो चुकी थी। अब शोहर भी इस दुनिया में नहीं रहा था। आखिर आंटी फहद को अपनी गलती का एहसास हुआ था कि इनके ज़्यादा लाड प्यार की वजह से इनकी बेटी इस हाल तक पहुँच चुकी थी। समरीन अपनी बेटी को लेकर अपनी वालदा के घर वापस आ गई थी। इसने बड़ी कोशिश की कि मशाल के घर से इसे भी हिस्सा मिले या अदनान की दुकान से इसको भी हिस्सा मिले, पर इसके हाथ कुछ ना आ सका। समरीन को अपनी खूबसूरती और हुस्न पर बहुत नाज था। जब इसकी शादी नहीं हुई थी और इसके लिए जब कोई रिश्ता आता तो वो इसमें कई नुक्स निकालती थी। इन रिश्तों का मजाक उड़ाती थी। ज़िंदगी ने इसे अच्छा सबक सिखाया था। आंटी फरहत ने कुछ लोगों को समरीन के रिश्ते के लिए कहा था। इसके लिए जो भी रिश्ता आता या तो वो शादीशुदा होता या ऐसे उम्र में बहुत बड़ा होता। आंटी फरहत अब काफ़ी बीमार रहने लगी थी। इनकी ज़िंदगी का कोई भरोसा ना था। किसी रिश्तेदार से इनको एक रिश्ते का पता चला था। इसकी उम्र 43 साल थी। जावेद पहले से शादीशुदा था। अपनी फैमिली के साथ बरौनी मुल्क में मुकीम था। इसका सारा कारोबार इधर था। सालों बाद पाकिस्तान आता था। इधर पाकिस्तान में इसका घर था। इसकी वालदा यहाँ रहती थी। अपनी वालदा की देखभाल के लिए वह समरीन से शादी कर रहा था। पहले तो समरीन ने साफ इनकार कर दिया था। एक जगह जॉब कर रही थी। जब आंटी फहद की सेहत बहुत बिगड़ गई तो वो इसे जॉब छोड़नी पड़ी। हालात से तंग आकर वो अपनी 3 साला बेटी की वजह से मजबूर होकर शादी के लिए हाँ कह दी। इसका दूसरा निकाह बिल्कुल सादगी से हुआ था। जावेद और समरीन की रुखसती में चंद लोग शामिल थे। जावेद इसी रात फ्लैट से वापस चला गया था। समरीन फुरकान जो शहजादियों की तरह ज़िंदगी गुजारती थी, आज एक घर में इसकी हैसियत एक मेड या नर्स की तरह थी। मशाल भी अपने घर में सेट हो गई थी। शुरू में इसे अपने पहले शौहर के बच्चों के साथ काफ़ी मुश्किल हुई थी। तकलीफ़ इससे भी बहुत उठानी पड़ी थी, पर वक़्त के साथ साथ सब ठीक हो गया था। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, जिसने किसी मोमिन की पर्दा कशी की, अल्लाह इसका दुनिया में भी पर्दा रखेगा और आखिरत में भी पर्दा रखेगा। यहाँ पर नावल ख़त्म हुआ। नावल का नाम था मेरी चादर और इसकी राइटर हैं तैयबा यूनुस। कैसा लगा आपको नावल? कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। इस पर तस्बा लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।